Hello guys, I am Dr. Ankesh Bisla and I will be taking your animal physiology classes and animal nutrition classes from paper 1 and I will be taking animal disease and APH from paper 2. अगर APH का मतलब नहीं बताया तो A stands for anatomy, P for pharmacology and H for hygiene. तो आप समझ सकते हैं तीनों सब्जेक्ट एक ही हेडिंग में APH बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। ऐसा नहीं कि एनाटोमी आपको उतना पढ़ना है जितना एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, या फार्माकोलॉजी आपको उतना पढ़ना है जितना एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो तीनों सब्जेक्ट ही एक हेडिंग में आ रहे हैं, तो मतलब बहुत नेग्लिजिबल। इसका जितना एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उसका एनाटोमी हम मुश्किल से 25% ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको कम से कम ये पता होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो पेन नोटबुक ले लीजिए अपनी, लिख लीजिए साथ के साथ। पेपर 1 जो है उसमें आपका एनिमल रिप्रोडक्शन रहेगा, एनिमल न्यूट्रिशन रहेगा, AGB रहेगा, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग बोलते हैं जिसको, एनिमल फिजियोलॉजी रहेगा, LPM एंड एक्सटेंशन। ये 6 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके पेपर 1 में रहेंगे। ओके, पेपर 2 में जो है APH VPH, ए मैंने अभी बताया आपको फुल फॉर्म, एनाटॉमी फार्माकोलॉजी हाइजीन, VPH मतलब वेटनरी पब्लिक हेल्थ। उसके बाद आपका एनिमल डिसीज़ एंड देन मिल्क एक अलग सेक्शन है, सब्जेक्ट है, और मीट आपका अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स 6 मैंने बताया आपको पेपर 1 में, और 5 जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको बताया पेपर 2 के अंदर। ये आपके टोटल 11 सब्जेक्ट रहेंगे वेटनरी साइंस ऑप्शनल में, जिनको आपको पूरा कवर करना है विद इन 4 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि हम 4 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं तो 4 मंथ के बाद आप अलग से पढ़ेंगे उसको रिवाइज करना, नहीं। आज जो क्लास हो रही है आपको आज की आज करना है, नेक्स्ट डे जो क्लास रहेगी आपको आज का भी रिवाइज करना है, उस दिन भी करना है, थर्ड डे जो रहेगी फर्स्ट डे का भी करना है, सेकंड का भी करना है, फिर ऐसे ही करते चलना है विद 1 वीक तक। उसके बाद आप 1 वीक का गैप दे सकते हैं, नेक्स्ट वीक से आप फिर से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम बार बार इतने टेस्ट लेंगे आप लोगों से, आपको मजबूर कर देंगे, आपको मजबूर कर देंगे याद कराने में। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए बना रहे हैं, लाइव लेक्चर इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यूनिट 1 जो थी एनिमल न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसको मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कराने की सोच रहा था, उसने 3 लेक्चर ले लिए, क्योंकि आप लोगों की जो लाइव इंटरेक्शन सेशन जो रहता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। बट कोई बच्चा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस के आंसर जानने होंगे। मुझे लगता है कि सबका 99% यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचिएगा लाइव नहीं अटेंड करी सर अब क्या करें, क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, तो डाउट सेशन में आप आ सकते हैं, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 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 आप लाइव ही अटेंड कीजिएगा। इससे क्या है कि काफ़ी आसान बन जाते हैं। एक ही टॉपिक पे इतना डिस्कशन होता है, जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी होगा, स्टार एक्सीलेंट पे ही हमने कितना वो कर लिया था, तो सबको वो याद हो ही गया होगा। मतलब आशा करता हूँ अभी तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में वो एनिमल न्यूट्रिशन है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, दिखने में हो सकता है टॉपिक्स के बाद लगे आपको, बट बहुत छोटा सब्जेक्ट है। उसमें से भी बिल्कुल स्पेसिफिक जगह से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी दिखाता चलूँगा। तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, अपनी पेन कॉपी लेके बैठें पहले तो। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें बार बार रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को, तो पॉज कर लें, लिख लें, आराम से पॉज कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, तो हो सकता है आपको वो 15 दिन 1 महीने बाद समझ में आए, तो इट्स बेटर कि आप पहले से समझ के चलें उनको और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन जो रहेगा बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं है, कुछ जगह से ही बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आते, क्वेश्चन कुछ आया आंसर कुछ और करके आ रहे हैं। आता था आंसर वो भी, बट कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर नहीं होगा आपका, तो आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये अपना सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर यूनिट कितनी है। 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहली यूनिट इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और इस यूनिट के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स इस लेक्चर में अच्छे से समझेंगे ताकि आपको लगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, ऐसा लगना चाहिए। ट्राई करूँगा कि ऐसे ही पढ़ाऊँ आप लोगों को कि बिल्कुल ये लगे कि सर ये बहुत ईजी है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये देखने के बाद
फर्दर इनमें जाने से पहले, इनको समझने से पहले हम चेक करेंगे कि आखिरकार यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको दिमाग में चल रहा हो, हाँ जी सर ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे बना था तो ऐसे आ सकता है, थोड़ा सा रहे। मैं यहाँ पे रुक करके एक एक क्वेश्चन नहीं रीड करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर, 2 घंटे में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, बट मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करूँगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप देख लेना पहले, उसके बाद आगे का लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। या फिर सिंपली इस वीडियो को पॉज करके कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, अब कितने टॉपिक हैं? 9 टॉपिक हैं। इन 9 में से भी मान के चलिए 5 तो डिफरेंस वाले हैं, मतलब वो तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन 4 ही टॉपिक बचे। पहला टॉपिक क्या है? सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स। जो भी फीड है उसकी एनर्जी वैल्यू निकालने के लिए कौन से सिस्टम यूज करते हैं जो उसकी फीड की एनर्जी वैल्यू को एक्सप्रेस कर पाए। सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं ताकि पूरा लेक्चर फिनिश करने के बाद आप फिर से आके यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर हो जाए, ओहो अच्छा इसका मतलब ये था। ये हेडिंग पढ़े, सारा लेक्चर फिनिश हो जाना चाहिए उसके बाद, ठीक है। सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स। सिस्टम्स क्या है? फीड एनिमल ने खाया, टोटल फीड की एनर्जी बाहर निकाल लेते हैं, ग्रोस एनर्जी बोलते हैं। एनिमल ने लिया, फीकल एनर्जी लॉस हुई तो उसको डाइजेस्टिबल एनर्जी बोल दिया। फर्दर उससे कुछ लॉस हुआ तो उसको मेटाबोलाइजेबल एनर्जी बोल दिया, और उसके बाद कुछ लॉस होता है उसमें से भी तो उसको हमने नेट एनर्जी बोल दिया। क्या क्या लॉसेस होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट यहाँ पे एक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आप क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। पार्टीशनिंग ऑफ फूड एनर्जी विद इन द एनिमल। हमने क्या देखा था? ग्रोस एनर्जी फीड वाली, फिर डाइजेस्टिबल, मेटाबोलाइजेबल, देन फाइनल नेट एनर्जी एनिमल को मिल रही है। अब नेट एनर्जी मेंटेनेंस में और प्रोडक्शन में यूज की जाती है, ठीक है। तो वही ये बोलना चाह रहा है, जो फाइनल नेट एनर्जी मिली इसका पार्टीशन कैसे होगा, ठीक है। कहाँ पे? मेंटेनेंस में होता है और प्रोडक्शन में होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा आप डिटेल में बता सकते हैं। एफसीएम का भी फार्मूला पढ़ाएंगे आपको, जो लैक्टेशन में है एनिमल, तो एफसीएम के लिए क्या फार्मूला होता है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है पर लीटर ऑफ मिल्क, तो वो सारा का सारा एक्सप्लेन उधर करेंगे, तो वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस में जो सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी वैल्यू फीड्स हैं, इन सिस्टम्स को भी ये अगर पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी आता है तो वो भी डाल सकते हैं, बट मेन फोकस किधर रहेगा अपना? नेट एनर्जी को मेंटेनेंस और प्रोडक्शन में बांटने में, ठीक है। यहाँ पे ही मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इसको अच्छे से समझेंगे। कैलोरीमीटर क्या होता है? मीटर छोड़ो, कैलोरीमीटर छोड़ो, मीटर क्या होता है? जो मेजर करे किसी चीज़ को, और मीटर के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैट्री लगा लीजिए, मीटर लगा लीजिए, क्या लिखा हुआ है? कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। और मैं क्या बोल सकता हूँ? एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट। हीट ही तो होती है ना बेसिकली एनर्जी। यूनिट क्या होती है? जूल होती है साहब, ठीक है। तो ये मीटर जो एनर्जी को यानी हीट को मेजर करे। हीट को क्यों मेजर कर रहे हैं बाद में पता लगेगा आपको, जब थोड़ा सा पढ़ेंगे, 15 मिनट आगे निकल जाएंगे। जब मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से नेट एनर्जी निकालते हैं तो उसमें हीट लॉस होता है। वो हीट लॉस एनिमल की बॉडी से डिसिपिएट करता है, किस फॉर्म में? कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, जिस भी फॉर्म में वो डिसिपिएट कर रहा है, उस एनिमल को हम रखते हैं किसमें? कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर में, ठीक है। तो डायरेक्टली इससे हीट जाती है, तो डायरेक्ट जो हीट को मेजर कर लेते हैं वो करते हैं डायरेक्ट कैलोरीमीटर से। इनडायरेक्ट करते हैं, उसमें हीट मेजर नहीं करेंगे डायरेक्ट, उसमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट देखते हैं, CO2 ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया, उस बेसिस पे थर्मल इक्विवेलेंट निकालेंगे, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है न्यूट्रिएंट्स की वो रखेंगे, वहाँ से हीट निकल के आएगी इनडायरेक्टली, जबकि डायरेक्ट में डायरेक्टली हीट मेजर कर रहे थे। जिसने पहले समझे भी होंगे लेक्चर, उसका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी तो मैंने समझाना शुरू ही नहीं किया है। अभी अगर किसी को समझ में आ जा रहा है तो समझ लेना बस तुम्हारी नैया पार है। अगर अभी भी समझ में आ रहा है किसी को गलती से, और नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, अभी समझाना स्टार्ट नहीं किया अच्छे से, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि टॉपिक क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे जो प्रीशियस 2 आवर्स हैं वो किधर लगने वाले हैं, वो जानना जरूरी है एक बार, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक जो होती है वो कैसे होती है, उसमें देखते हैं कि कार्बन जितना लिया उसका बैलेंस कितना बचा लॉस होने के बाद, नाइट्रोजन का कितना बचा, कार्बन का। चलो अभी आप ऐसे समझे कि कुछ ऐसा है, नहीं समझ में आया, आप बोले कि नहीं सर नहीं समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या मतलब है, उस पर आधा घंटा लगता है। कंपैरेटिव स्लोटर मेथड, इन दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे, इनके बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस में और कंपैरेटिव स्लोटर मेथड में। देखिए ध्यान से अभी सुनिएगा, यहाँ पे जो मैं टाइम लगाता हूँ उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो डिफरेंस देखेंगे, स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होता है और नेट एनर्जी, उनकी डेफिनेशन बताएंगे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, यूनिट क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सारे डिफरेंस भी आ जाएंगे किसके? स्टार्च इक्विवेलेंट के और नेट एनर्जी के। मैंने आपको बताया था नेट एनर्जी कैसे निकल रही है, ग्रोस एनर्जी फीड की, फिर डाइजेस्टिबल, फिर मेटाबोलाइजेबल, फिर नेट फाइनल। ये क्या था? सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ
एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड। उसके बाद नेट एनर्जी से मेंटेनेंस प्रोडक्शन के लिए क्या, पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी विद इन द एनिमल। नेट एनर्जी का पार्टीशन कर दिया किसमें, मेंटेनेंस में। अगर एनिमल प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में कैसे हो सकता है, ग्रोविंग एनिमल है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन में वो कैसे हो सकता है, लैक्टेशन में है, लैक्टेशन में है तो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बेसिकली उसको भी प्रोडक्शन में मानते हैं। या फिर रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है एनिमल, बेसिकली अगर सीमन जो है वो एआई के लिए सीमन कलेक्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह से रिप्रोडक्शन में भी मेंटेनेंस प्लस रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सारा का सारा हम प्रोडक्शन हेडिंग के अंदर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंस भी देख, मतलब ये आपका क्लियर हो गया, सिस्टम्स वाला, पार्टीशन वाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लोरीमीटर क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस एंड कंपैरेटिव स्लॉटर मेथड, इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, वो समझेंगे भी। स्टार्च इक्विवेलेंट नेट एनर्जी के बीच में डिफरेंस, उसके बाद मेटाबोलाइजेबल और डाइजेस्टिबल एनर्जी के बीच में डिफरेंस, एंड देन मेटाबोलाइजेबल एंड आपका नेट एनर्जी के बीच में डिफरेंस। और उसके बाद आपका आ जाएगा MFN एंड EUN, सबको पता होगा, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन एंड एंडोजीनस यूरिन दी नाइट्रोजन, ओके। हाँ, ये डिफरेंस भी देख लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर वाला। होपफुली ये यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन का आप एक बार पिक्चर ले लीजिए, मैं साथ में एक बोतल पानी के लिए आता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये लेक्चर को पॉज कीजिएगा, ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद आप इसको फिर से रिज्यूम कीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। चलिए, पढ़ लिया वही क्वेश्चन। अब अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया हम देखेंगे सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड, पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी विद इन द एनिमल, डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर, डिफरेंस इतने सारे देखेंगे, कंपैरेटिव स्लॉटर मेथड देखेंगे, कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक देखेंगे। ये आखिरकार सारे के सारे एक जगह पे क्यों लिखे हैं, एक यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो एनिमल को चाहिए होती है, वो निकालने के लिए काम आते हैं सारे के सारे मेथड। एक मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, जो हम पढ़ाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट भी है TDN। मैंने आपको बताया सिस्टम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स इन एनिमल्स, मैंने 4 बताया आपको, ग्रोस एनर्जी, उसके बाद आपको मैंने डाइजेस्टिबल बताया, मेटाबोलाइजेबल, नेट एनर्जी, ठीक है। 4 तो ये होता है, समझाया नहीं है अभी तक कुछ, अभी तक तो बता ही रहा हूँ बस नाम। और इसके बाद भी किसी को ऐसे ही समझ में आ गया तो मतलब वेरी इंटेलिजेंट, ही और शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गाय और गर्ल, ठीक है। तो अभी तो समझाया नहीं है, बट अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ लेना कि आपका लेवल अच्छा है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 सिस्टम बताए, 2 सिस्टम और होते हैं, स्टार्च इक्विवेलेंट होता है, एक TDN होता है। तो कितने हो गए टोटल, 6, ग्रोस एनर्जी, मेटाबोलाइजेबल, डाइजेस्टिबल और नेट एनर्जी, और आपका TDN और स्टार्च इक्विवेलेंट। तो ये 6 सिस्टम जो हैं, ये सारे के सारे सिस्टम से हम क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं एनर्जी का, कितना एनर्जी का लॉस हुआ या कितना एनर्जी का रिटेंशन हुआ, ये सारी चीज़ें इन सिस्टम से हम पता करते हैं। डायग्राम के पीछे भी आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यही तो लिखा हुआ है जो 6 मैंने बोले हैं, ग्रोस एनर्जी, डाइजेस्टिबल, मेटाबोलाइजेबल, नेट, TDN और स्टार्च इक्विवेलेंट। दीज आर द सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी। कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं एनर्जी का, एक्सपेंडिचर देख के कर रहे हैं, या उसका कंपैरेटिव स्लॉटर मेथड से पूरा स्लॉटर करके कंपोजिशन ही चेक कर रहे हैं पूरी बॉडी का, या हीट मेजरमेंट कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको, डोंट वरी, सब कुछ क्लियर होगा फंडा। तो हम सबसे पहले सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स ये चेक करते हैं। नाम याद हो गए सबके, हो जाने चाहिए। कैसे होते हैं देखिए, ये है अपना फीड, इस फीड को हमने रखा बोम कैलोरीमीटर में। बोम कैलोरीमीटर ये वाटर के अंदर होता है, यहाँ पे वाटर भी होता है, बट वो काम का नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछा है बोम कैलोरीमीटर का क्या, आज तक 13-15 साल में तो नहीं पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ही कदम करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा लेते हैं, ये तो एक्स्ट्रा से भी बाहर एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, अब किसी का क्वेश्चन हो तो पढ़ने मत लग जाना, इसलिए बता रहा हूँ, ये पता लगे गूगल पे जाके पढ़ रहे हो वो भी आएगा सर। ये फीड है, बोम कैलोरीमीटर में रखा हमने, इसका कंबशन कर दिया पूरा, ठीक है। सारे जितने केमिकल बॉन्ड थे फीड के हमने सारे के सारे ब्रेक कर दिए, उससे हुई हीट रिलीज। हीट रिलीज होने से यहाँ पे जो इसके पास में वाटर था उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, उससे पता लग जाता है कि हीट इंक्रीमेंट कितना हुआ है, और इतना हीट इंक्रीमेंट हुआ है तो उससे हमें पता लग जाता है एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, एंड दैट इज ग्रोस एनर्जी। ग्रोस बोले तो सब कुछ मिला के, ग्रोस बोले तो सब कुछ मिला करके, यानी सारे बॉन्ड तोड़ दिए फीड के हमने बोम कैलोरीमीटर के अंदर रख के। अब ग्रोस एनर्जी पता लग गई है फीड की, मतलब टोटल एनर्जी इतनी थी इस फीड में। अब उस फीड को वो एनिमल ले रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, खा रहा है, जो भी है। उसके बाद डाइजेशन होता है उसका, डाइजेशन के बाद पूरा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा ना उसका जो र्यूमन है या जो स्टमक है वो
बोम कैलोरीमीटर के सारे केमिकल बॉन्ड तोड़ देगा, नहीं ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि लिग्निन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, उनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है अच्छे से। तो क्या होता है, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, और फीसिस को पकड़ करके फिर बोम कैलोरीमीटर में डालते हैं, देखते हैं कि भैया कितना एनर्जी वेस्ट हो गया एनिमल जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो बेसिकली अगर हमें ये पता करना है कि एनिमल की बॉडी में कितना एनर्जी बचा फीड खाने के बाद, कैसे पता लगेगा? फीड का जो एनर्जी था लगा लीजिए 100 था यहाँ पे ग्रोस एनर्जी बोम कैलोरीमीटर में रखने के बाद, एनिमल ने खाया फीड, उसके बाद फीसिस में सिक्रीट कर दिया, तो फीकल एनर्जी को हमने चेक किया, इसको भी फीसिस को मतलब बोम कैलोरीमीटर में रख दिया और इसकी भी एनर्जी निकाल ली। कितनी थी? 70 थी। तो बेसिकली क्या डाइजेस्टिबल एनर्जी 30 ही बची कि नहीं बची? इतना नहीं होता, ज़्यादा बोल दिया मैंने, उल्टा कर लेना इसका 60-40 या 65-35 के आसपास रहता है, बट वो मैटर नहीं करता जब तक आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपसे कोई वैल्यूज़ नहीं पूछेगा। ग्रोस एनर्जी का कुछ पार्ट डाइजेस्टिबल में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल पूरा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो जो भी लॉस होगा फीकल एनर्जी, हम इसको ग्रोस एनर्जी से माइनस करेंगे फीकल एनर्जी को, तो क्या निकल आएगा? डाइजेस्टिबल एनर्जी। ठीक है, डाइजेस्टिबल एनर्जी में क्या किया हमने, बेसिकली जो डाइजेशन के बाद लॉसेज होते हैं फेसेस में, उनको हमने रिड्यूस कर दिया। कहाँ से? ग्रोस एनर्जी से। फंडा ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो एनिमल की बॉडी में घुस के देख नहीं सकते हैं हम कि क्या है, बिना स्लोटर किए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रोस एनर्जी चेक कर ली फीड की, और जो फीसिस में उसने रिलीज किया वेस्ट वो चेक कर लिया, तो जो बचा इसमें से, ये फीकल को इसमें से रिड्यूस करेंगे तो जो बचा वो एनिमल की बॉडी में रहा। ये है डाइजेस्टिबल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होता है, सबको पता है। अब्जॉर्प्शन के बाद भी कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे कि ये यूरिन दी लॉसेस, अब्जॉर्प्शन में ब्लड में जाएगा, उसके बाद जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे क्या होगा, उससे आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड में आएगा, ब्लड में आकर के घूम करके किधर से बाहर जाएगा, क्या इधर से निकल जाएगा? क्या नहीं, किडनी से बाहर निकलता है। अगर ब्लड में कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो वाया किडनी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो भी अब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था वो यूरिन दी एनर्जी की फॉर्म में बाहर आया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूरिन को भी 24 आवर तक उसके सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको बोम कैलोरीमीटर में डालेंगे और चेक कर लेंगे। दूसरा तरीका भी होता है, बट अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर पूरा वो देखें 1 ग्राम नाइट्रोजन होता है तो कितना एनर्जी मिलेगा, वो देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली बोलो यूरिन एनर्जी भी बोम कैलोरीमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाती है, सच में हो जाती है, मजाक मत समझना। ठीक है, हाँ जी। और दूसरा लॉस क्या होता है? गैसियस लॉस होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो उसको लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि रूमिनेंट में और मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स में आप डिफरेंस बताइए। उनके जो सिस्टम्स रहते हैं एनर्जी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स, जो एनर्जी वैल्यू को हम बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सिस्टम से, वो मोनोगेस्ट्रिक में और रूमिनेंट में कैसे अलग है। 2 पॉइंट्स हैं बस, उनको लिख लो अच्छे से, सिर्फ 2 पॉइंट। जब डाइजेस्टिबल से मेटाबॉलिजिबल एनर्जी निकालते हैं रूमिनेंट के केस में, तो उसमें यूरिनरी एनर्जी तो है ही, प्लस में गैसियस एनर्जी भी लॉस होती है। किसमें? रूमिनेंट्स में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है र्यूमन, र्यूमन में होता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से कौन सी मेजर गैस निकलती है? सबको पता है, सबको पता है कौन सी निकलती है? मीथेन निकलती है। तो उसकी फॉर्म में काफ़ी गैसियस लॉस हो जाते हैं। तो इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मेटाबॉलिजिबल एनर्जी, then we have to reduce urine the energy, or we have to subtract urine the energy and gaseous energy from the digestible energy. But in the case of monogastric animal, क्या उनमें fermentation होगा क्या? अब कुछ बोलेंगे सर हॉर्स में होता है, सर वो नीचे जाके पीछे जाके हाइंड गट फर्मेंटर हैं सर। वो इतना नामात्र नेग्लिजिबल होता है कि उसको हम काउंट कर लें या ना कर लें, बात बराबर होती है। ठीक है, तो मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स के अंदर गैसेस लॉसेस माइन्यूट होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। तो उनके केस में डाइजेस्टिबल से मेटाबॉलिजिबल निकालने के लिए हमें सिर्फ यूरिन दी एनर्जी को ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला डिफरेंस हुआ रूमिनेंट में और मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स में। किस चीज़ में? क्या पढ़ रहे हैं हम? सिस्टम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स। ठीक है, समझ में आई बात? अब दूसरा पॉइंट सुन लो, मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से अगर हमें नेट एनर्जी निकालनी है तो हमें हीट इंक्रीमेंट माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसमें से? मेटाबॉलिजिबल एनर्जी में से। तो जाकर के फाइनल जो एनर्जी बचेगी वो नेट एनर्जी बचेगी। क्योंकि सबको पता है खाना खाने के बाद हीट रिलीज होती है बॉडी में। अब हीट रिलीज हो रही है बॉडी से, रिलीज मैं बोल रहा हूँ हो रही है, तो क्या हो रहा है? जो खाना खाया उससे जो भी मेटाबॉलिज्म हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हुआ, जो भी रिएक्शन चल रही है उनसे हीट निकल रही है क्या? हीट बाहर डिसिपेट कर रही है क्या? तो वो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? लॉस ही तो हो रहा है, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो मेटाबॉलिजिबल एनर्जी में अगर हम हीट लॉस को माइनस कर देते हैं
जितना भी हीट लॉस हुआ उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से, तो वी विल गेट द नेट एनर्जी। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है जहां पे रूमिनेंट को और मोनोगैस्ट्रिक एनिमल को डिफरेंशिएट करूंगा। हीट इंक्रीमेंट दो तरीकों से होता है। इन द केस ऑफ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल जो हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको हम HNM बोलते हैं, लिख लेना नोटबुक में, जिसको हम HNM बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में हीट रिलीज होता है। मेटाबॉलिज्म तो होगा ना फूड का, मेटाबॉलिज्म होगा तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, तो उससे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो हीट रिलीज होगा तो लॉस होगा, तो बेसिकली जितना मेटाबॉलिज्म में एनर्जी लॉस हो रहा है उसको मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से माइनस करेंगे तो फाइनली जो बचेगा वही बचता है एनिमल के पास, इन द केस ऑफ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स। रूमिनेंट्स में HNM तो है ही, अरे फूड का मेटाबॉलिज्म तो रूमिनेंट्स में भी होगा ना, थोड़ा ना वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, हमारी तरह सभी लिविंग है। तो मोनोगैस्ट्रिक हो या रूमिनेंट हो, दोनों में ही हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, वो तो लॉस होगा ही होगा। बट इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस क्या है रूमिनेंट्स में और मोनोगैस्ट्रिक में, सबसे मेन रूमन होता है उनमें। तो सबसे पहले जो गैसेस लॉस हुआ था वो भी रूमन में हुआ था, क्यों हुआ था, फर्मेंटेशन की वजह से हुआ था, गैस रिलीज हो रही थी। अब दूसरा पॉइंट भी वहाँ सही है, रूमन है रूमिनेंट्स में तो वहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है, वहाँ तक बराबर चल रही हैं बातें। अब वहाँ पे हमने गैसेस का लॉस बोला था, हम यहाँ पे बोलेंगे फर्मेंटेशन की वजह से हीट का भी लॉस होता है। तो दो पॉइंट आए कि नहीं आए, नेट मेटाबॉलिजिबल से नेट एनर्जी हमें निकालनी है, तो इन द केस ऑफ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स वी विल सब्सट्रैक्ट हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म ओनली। ठीक है, मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट नेट एनर्जी फॉर मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स। बट इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स अपन को HNM के साथ साथ HFB, ये दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से, तो वी विल गेट नेट एनर्जी फॉर रूमिनेंट्स। क्यों, क्योंकि वहां पे हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म तो है ही रूमिनेंट के केस में, बट हीट ऑफ फर्मेंटेशन भी है। ठीक है जी, ओके है। नेट एनर्जी किस में होगी फिर फर्दर डिवाइड, मेंटेनेंस तो सब में चाहिए ही चाहिए, दिल सबका धड़कता है, सांस सभी लेते हैं, तो ये बेसिक जो BMR होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, ये भी सबकी चलती है। ठीक है, कोई ग्रो कर रहा हो ना कर रहा हो, सांस तो लेना है सबको, हार्ट बीट सबकी होगी कि नहीं होगी, BMR जो है नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है वो तो होगा ना, ब्लड तो सर्कुलेट होगा ना बॉडी के अंदर, तो वो तो सबको चाहिए ही चाहिए। हाँ, रही बात नेट एनर्जी फॉर प्रोडक्शन वाली, वो डिपेंड करेगा कि वो एनिमल किस फेज में है। यंग फेज में है तो उसकी बोन्स की डेवलपमेंट में चाहिए, ऑर्गन्स के टिश्यू के रिफॉर्मेशन में, या फिर ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में है एनिमल उसके सीमन प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जो लैक्टेशन में है उसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 2 के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट भी देखेंगे, और जब यूनिट 6 में जाएंगे तो पूरा फेज फीडिंग में अपना सब कुछ इसमें देखेंगे, कुछ कुछ पोर्शन वहाँ से उठा करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, क्या डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं वो बताएंगे बाद में, अभी टेंशन नहीं लेने का, जो टॉपिक है उसको समझने का अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन पूछने का। चलिए, ग्रोस एनर्जी बता चुका हूँ, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ फीड कैसे मेजर करते हैं, बोम कैलोरीमीटर से करते हैं। क्या यूनिट होती है, कैलोरीज या जूल। ठीक है साहब, फैट जो उसको हम अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से निकलेगी, फिर प्रोटीन से निकलती है, फिर कार्बोहाइड्रेट से निकलती है। ठीक है, बच्चों वाली बातें हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। डाइजेस्टिबल एनर्जी जो होती है, ग्रोस एनर्जी से फीकल एनर्जी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द डाइजेस्टिबल एनर्जी, डिटरमाइंड बाय डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल्स। क्या होती हैं आगे समझ में आ जाएगा। वैसे डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल्स का मतलब यही होता है, एनिमल ने जितना भी खाया उसमें से कितना बाहर निकाल दिया तो कितना डाइजेस्टिबल था, वही बात बोल रहा है। फीकल एनर्जी को बोम कैलोरीमीटर में डाला, उसको फिशिस को फीकल एनर्जी निकाला, तो उससे पता लग गया बार बार ये करके तो कितना ये डाइजेस्ट कर पा रहा है, इसको डाइजेस्टिबल ट्रायल बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब अपेरेंट और ट्रू में क्या होती है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देता हूँ। डाइजेस्टिबल एनर्जी पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे कभी भूल जाओ, उसका ट्रू और अपेरेंट की बात कर रहे हैं। तो ट्रू में क्या होता है, हमने क्या बोला था, डाइजेस्टिबल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ग्रोस एनर्जी माइनस में फीकल एनर्जी निकालते हैं। अब जो ट्रू वाली होती है उसमें बोलते हैं जो इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल प्रोटीन वगैरह पड़े थे ना पहले से, उसको भी हम सब्सट्रैक्ट लगा लीजिए, फीकल एनर्जी 20 थी तो हम ये बोलते हैं इसमें से पहले इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबियल प्रोटीन थे वो भी, या पहले से कुछ फीड था या न्यूट्रिएंट पड़े हुए थे, वो भी तो फीसिस में आ रहे हैं ना, वो तो इस फीड का पार्ट ही नहीं थे, वो तो एनिमल की बॉडी में पहले से पड़े हुए थे, या पहले कभी फीड दिलाया था उसकी वजह से थे, जो आपने ये फीड दिया उसकी वजह से थोड़ी ना है, बट आप तो फीकल एनर्जी में उनको भी काउंट कर रहे हो। तो ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी में क्या होगा, हम इस 20 में से मान लेंगे चलो 2 इसके एनिमल के खुद के थे, ये 20 कैलोरी था तो यहाँ पे 18 कैलोरी हो जाएगा। तो जितना भी ग्रोस एनर्जी था,
चाहे हम ट्रू निकालें या हम अपेरेंट निकालें, ग्रोस एनर्जी और फीड तो सेम ही रहेगा, जो भी फीड था उसकी बोन टूटेंगे तो एनर्जी सेम ही निकलेगी बार बार, अगर सेम फीड है तो, ठीक है। बट अगर हम ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी निकालेंगे तो फीकल एनर्जी से हम माइनस कर देंगे कुछ पार्ट, दो तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, कुछ पार्ट हम माइनस कर देंगे ये मान के कि एनिमल की बॉडी में पहले से था, वो इस फीड का पार्ट नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लगा लीजिए ट्रू की हम बात कर रहे हैं, ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये है यहाँ पे अपेरेंट डाइजेस्टिबल एनर्जी। अपेरेंट में सब कुछ ले लेते हैं, जो फीसिस टोटल होती है हम बोल देते हैं कि चलो ठीक है इसी एनिमल का है। अब एक बात बताओ, ग्रोस एनर्जी ट्रू में भी सेम है और अपेरेंट में भी सेम है। ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी में ग्रोस एनर्जी सेम है और अपेरेंट डाइजेस्टिबल एनर्जी में भी ग्रोस एनर्जी तो सेम ही है। डिफरेंस किस बात पे पड़ रहा है? इस बात पे पड़ रहा है, ट्रू वाली में जो फीकल एनर्जी होती है उसमें से हम कुछ पार्ट रिड्यूस कर देते हैं ये मान के कि एनिमल की बॉडी में होगा। तो अब ये बताओ ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी या अपेरेंट डाइजेस्टिबल एनर्जी की? सोच लो, मैं थोड़ा पानी पे लेता हूँ, सोच लो, अभी आंसर बताता हूँ इसका। हाँ जी, ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? ग्रोस एनर्जी माइनस में फीकल एनर्जी। और ट्रू वाले पार्ट में जो माइनस कर रहे हैं फीकल एनर्जी, उसमें से लगा लीजिए 20 था, जो कि ऑब्वियसली अपेरेंट के केस में इतना ही मानेंगे इसको। ट्रू वाले केस में तो हमने कुछ सब्सट्रैक्ट किया ना, ये मान के कि पहले से था उसमें, तो 20 की जगह 18 बच जाएगा। अभी इसमें से सिर्फ 18 ही लगा लीजिए, ग्रोस एनर्जी 100 थी इसकी, 100 में से 18 माइनस करेंगे अगर, कितना आएगा आंसर में? 82 आएगा ना। और 100 में से 20 माइनस करेंगे अपेरेंट के केस में तो 80 आएगा। तो ट्रू वाली अपेरेंट से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट समझ में समझाने के लिए ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, यही बताया हुआ है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये परसेंटेज में निकाल करके बता रहे हैं, तो परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करते हैं, जितना इनटेक होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है, कुछ समझाने का नहीं है इसमें खास, ठीक है। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की बात करें तो पढ़ चुके हैं, इसमें भी कुछ एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको रट लेना। जो डाइजेस्टिबल एनर्जी होती है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.82 से, तो वी विल गेट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 82% होती है डाइजेस्टिबल एनर्जी का। क्यों? अभी अगर आंसर नहीं आपको आया तो इसका मतलब ये है कि लेक्चर देखने के बाद आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आपका दिमाग इतना तेज नहीं है कि चीज़ों को याद रख के लिंक कर पा रहा है। अभी अगर लिंक नहीं कर पा रहा है तो डोंट वरी, ये देख के आप पढ़ोगे जब, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको सेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा था डाइजेस्टिबल एनर्जी से अगर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो वी विल सब्सट्रैक्ट यूरेन दी एनर्जी एंड, और क्या माइनस किया था हमने? सोचो सोचो थोड़ा सा। अभी वैसे रिकॉर्डेड में मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, अपने दिमाग को शांत रखें, सोचें। डाइजेस्टिबल एनर्जी से मेटाबोलाइजेबल एनर्जी निकाल रहे हैं तो एक बात तो पक्की है कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी डाइजेस्टिबल एनर्जी से कम ही होगी। कितनी कम होगी वो भी मैं बता चुका हूं यहाँ पे। ये देखो 0.82 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मतलब है उसका कि वो उसका 82% पार्ट ही बचता है, यानी कि 18% पार्ट डाइजेस्टिबल का लॉस हो गया। कहाँ पे लॉस हुआ? यूरिनरी के अंदर लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ इन द केस ऑफ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, और इन द केस ऑफ रूमिनेंट यूरिनरी के अंदर तो लॉस हुआ ही, प्लस में गैसेस की फॉर्म में भी लॉस हुआ। और बचा कितना? जितना डाइजेस्टिबल एनर्जी था उसका 82%। 82% किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं? उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। अगर किसी का 82% निकालना है तो 82 डिवाइडेड बाई 100, या इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस वैल्यू को 0.82 से, एक ही बात है, ठीक है, क्लियर है। बस इतनी सी बात बोलना चाह रहा था, ये डाटा याद कर लेना। अगर आपको मेटाबोलाइजेबल एनर्जी निकालनी है और डाइजेस्टिबल एनर्जी दी गई है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई डाइजेस्टिबल एनर्जी बाय 0.82, या मैं सीधा बोलूँ डाइजेस्टिबल एनर्जी का 82% होता है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, बात खत्म, सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि लॉसेस होते हैं किसकी फॉर्म में? यूरिनरी एनर्जी की, वो सब्सट्रैक्ट करते हैं डाइजेस्टिबल से, प्लस में और क्या करते हैं? रूमन होता है उसमें फर्मेंटेशन होता है, जो गैसियस लॉस होता है वो भी माइनस करते हैं। इन द केस ऑफ रूमिनेंट गैसियस प्लस यूरिनरी, मोनोगैस्ट्रिक में सिर्फ यूरिनरी लॉसेस को माइनस किया जाता है, ठीक है जी। हीट इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। बात क्या करनी है, बात खत्म ही कर चुके हैं अपन। यही दो चीज़ें हैं, HNM और HF, ये भी बोल देते हैं। जो हीट प्रोडक्शन होता है, जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अलग अलग एनिमल में डिपेंड करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ना भी लिख के होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब डाइजेस्ट होता है खाना तो कुछ मस्कुलर एक्टिविटी होती है, और मस्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, उससे भी थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, उसको भी लॉसेस में हम काउंट कर लेते हैं। बट जो मेजर होता है वो HNM और HF ही होता है, ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं ज़्यादा।
अब आ जाओ नेट एनर्जी के ऊपर। अब नेट एनर्जी कैसे निकली थी, जो टोटल एनर्जी ऑफ द फीड थी उससे हमने फीकल एनर्जी को माइनस किया था कि नहीं किया था, फिर उसमें से यूरिनरी एनर्जी, फिर उसमें से हमने हीट इंक्रीमेंट को माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारा आया लास्ट में जा करके नेट एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नहीं आई तो बता देता हूँ। ग्रोथ एनर्जी से फीकल एनर्जी माइनस करोगे तो क्या आया था, डाइजेस्टिबल एनर्जी। अब डाइजेस्टिबल एनर्जी से यूरिनरी एनर्जी को माइनस किया था तो क्या आया था, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। अब मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से हीट इंक्रीमेंट अगर माइनस किया था तो क्या आया था, नेट एनर्जी आया था। तो बेसिकली ये एक साथ ही माइनस करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, फंडा क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे अरे सर एक मिनट रुको, ये तो सिर्फ यूरिनरी एनर्जी माइनस किया है, इसमें से आपने वो आपने छोड़ दिया गैसेस वाला। ठीक है ना, यहाँ पे फार्मूला बोल रहे हैं, थोड़ा ना सारी राम कथा लिखेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए ये लिख दिया है। ठीक है, इन द रूमिनेंट के अंदर फार्मूला कैसे चेंज होगा, मोनोगेस्टिक में कैसे चेंज होगा, वो मैंने बता दिया। रूमिनेंट के अंदर लॉसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि इनमें रूमन है, रूमन में फर्मेंटेशन में गैस का भी माइनस करना पड़ता है अपने को, और जो हीट इंक्रीमेंट है उसके अंदर हमें हीट ऑफ फर्मेंटेशन से जो हीट लॉस हो रही है उसको माइनस करना पड़ता है। ये दो डिफरेंस होते हैं मोनोगेस्टिक में और रूमिनेंट्स में। क्लियर है फंडा? तो हम क्या पढ़ रहे थे, भूल गए होगे, आई एम श्योर भूल गए होगे। ये हम पढ़ रहे थे सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स। ठीक है, एनर्जी वैल्यू जो फीड की रहती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन से सिस्टम यूज करते हैं, कौन से कर रहे हैं सिस्टम यूज, ग्रोस एनर्जी, फिर डाइजेस्टिबल, फिर मेटाबोलाइजेबल, फिर नेट एनर्जी। और जो नेट एनर्जी है उसका हम क्या करेंगे, सेकंड टॉपिक पे आ जाओ। अब सेकंड टॉपिक आ चुका है, पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी विद इन द एनिमल। किसका पार्टीशन करेंगे, जो एनिमल के पास फाइनली सभी लॉसेस के बाद एनर्जी है उसी का तो पार्टीशन करेंगे ना। और वो कौन सी एनर्जी है जो सभी लॉसेस के बाद एनिमल के पास बचती है, दैट इज नेट एनर्जी। तो उसको हम मेंटेनेंस में और उसको हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे। क्या मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, हार्ट बीट हो रही है, सांस ले रहा हूँ। ठीक है, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो सारे एनिमल्स करेंगे, उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसके लिए तो मिनिमम चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी चाहिएगी कि एनिमल किस फेज में है या एनिमल किस एज में है। अब एज का मतलब छोटा है तो ग्रोथ के लिए चाहिए, बड़ा है तो अगर मेल है तो रिप्रोडक्शन के लिए उसको एआई करते हैं उसके लिए सीमन कलेक्शन करना होता है ना, तो वहाँ पे मेल को चाहिए, फीमेल को लैक्टेशन के लिए चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया पूरा एज के हिसाब से भी और आपको जेंडर के हिसाब से भी, और फेज की मैं बात बता देता हूँ आपको। अगर एनिमल फीमेल है, अगर लैक्टेशन में है तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी इसको प्रोडक्शन में, और नहीं है या पीक लैक्टेशन में नहीं है तो कम चाहिएगी, और ड्राई पीरियड में है तो फिर तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए। एक आइडिया हुआ आपको मेंटेनेंस और प्रोडक्शन में क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेंटेनेंस तो सबको ही चाहिए होती है, प्रोडक्शन कितनी किसको चाहिए कि वो डिपेंड करेगा एनिमल की क्या एज है, एनिमल की क्या फेज है, किस फेज में एनिमल है, किस एज में एनिमल है, या किस जेंडर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एज और फेज याद रख लेना, समझ में आ जाएगी बात। फेज बोले तो फीमेल है, ड्राई में है या पीक लैक्टेशन में है। एज बोले तो छोटा बच्चा है तो ग्रोथ के लिए चाहिए, कि बड़ा बच्चा है मेल है तो उसको सीमन कलेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, बोलते हैं उसको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिएगी एनर्जी। और जो फीमेल है उसको, इसमें दो चीज़ें होती हैं उसमें भी, एक जेस्टेशन होता है, एक लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन में मिल्क के लिए चाहिएगी, जेस्टेशन में जो बच्चा है उसके पेट में पल रहा है उस बच्चे को चाहिए। तो बच्चे को तो खिला नहीं सकते हैं तो उसकी माँ को ही खिलाना पड़ेगा, तो बेसिकली उसी को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्लियर है फंडा सारा का सारा। इसको हम बोलते हैं पार्टीशनिंग ऑफ नेट एनर्जी बोल दो ना सीधा, या सिंपली बोल दो पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी विद इन द एनिमल। बेसिकली जो नेट एनर्जी एनिमल को मिली इसको पार्टीशन कैसे कर रहे हैं। अब बोलोगे सर ये तो छोटा सा मेंटेनेंस प्रोडक्शन हो गया खत्म, सब लिखेंगे ना उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट, एफसीएम कैसे निकलता है, मिल्क होगा तो उसके बारे में बताएंगे। आगे यूनिट 6 में फेज फीडिंग पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर होगा, और ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें। प्लस में जो आपको ऊपर पॉइंट बताए ग्रोस एनर्जी ये सब तो आप लिख ही सकते हैं इसमें। ठीक है, पढ़ना क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, पार्टीशनिंग ऑफ फूड एनर्जी विद इन द एनिमल आता है तो सिंपल चुपचाप हो गया, लिख दो ग्रोस एनर्जी ये यहाँ तक पहुँच गए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्या है, ये है इसका मेन पार्टीशनिंग का। मेंटेनेंस के लिए पार्टीशन और एनर्जी का जो फाइनल एनर्जी बची है, और प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए भी हो सकती है, रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है, लैक्टेशन के लिए भी हो सकती है, जेस्टेशन के लिए भी हो सकती है। जेस्टेशन बोले तो पेट में जो बच्चा है उसके जेस्टेशन पीरियड जो, उसमें भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना एनिमल को। ठीक है, पढ़ने क्लियर है भाई। अब आ जाओ TDN के ऊपर, ये भी बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TDN का फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। फार्मूले को देखने से पहले इधर देखो एक बार, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स TDN, T फॉर टोटल, D फॉर डाइजेस्टिबल। अब इस डाइजेस्टिबल वर्ड को डाइजेस्ट कर लेना अच्छे से, नहीं तो परेशानी करेगा, पेट में दर्द करेगा बाद में। D फॉर डाइजेस्टिबल, TDN। अब इस N का मतलब तो सबको पता है, न्यूट्रिएंट। हम उन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, या मैं बोलूं फीड के अंदर जितने भी
टोटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड छोड़ दिया मैंने बीच में। कौन सा वर्ड छोड़ा, फिर से बोलता हूं। फीड में जितने भी टोटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर छोड़ दिया, बोलो कौन सा वर्ड छोड़ा? डी वर्ड छोड़ दिया, डाइजेस्टिबल। फीड में जितने भी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रख लेना आप। मैं गहराई में घुस के 2 घंटे बात कर सकता हूं इसके ऊपर, लेकिन इसको सिंपली आप हमेशा याद रखना। इसका रीजन है कि मैं बताऊंगा आपको, फार्मूला में, क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, सब जगह ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है काफी, ठीक है। क्योंकि हम फीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी बात नहीं करते, चाहे न्यूट्रिएंट किसी फीड के अंदर 70% भी हो, फैट 70% भी है, डजेंट मैटर। हम बात करेंगे उसमें से काम का कितना है, और काम से मेरा मतलब क्या है, नाच के थोड़ा ना दिखाएगा ये। काम से मेरा मतलब है ये 70% फीड में तो है, लेकिन एनिमल की बॉडी में कितना बचता है, रिटेन करता है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? डाइजेस्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। अब मान के चलिए एनिमल की बॉडी में 10% ही डाइजेस्ट हो पाता है, तो समझ रहे मेरी बात? अगर लगा लीजिए 70 ग्राम प्रोटीन है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 10% है, तो 7 ग्राम ही एनिमल की बॉडी में रुकेगा। और टीडीएन की जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट में प्रोटीन को लेंगे ना, फीड में तो 70 ग्राम था, बट इस फार्मूले में टोटल न्यूट्रिएंट्स नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? टोटल डाइजेस्टिबल, यानी कि ये 7 ग्राम प्रोटीन उसको मिलेगा। ऐसा ही बाकी सब में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, डाउट क्या आता है, टीडीएन क्या क्या है सर, ये मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या क्या है, क्या ये एनर्जी के लिए पढ़ रहे हैं? बोलोगे सर इसमें प्रोटीन की बातें कर रहे हैं, इसमें ईथर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, जिसको हमें पता है ईथर एक्सट्रैक्ट का मतलब फैट होता है, उससे फैट निकलता है। फैट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, आप तो अलग ही बोल रहे हो एनर्जी। कहाँ से एनर्जी आ गई इसमें? चलो बताता हूँ कहाँ से आ गई एनर्जी। ये जो है टीडीएन परसेंटेज में सर कैसे कर रहे हैं, आपने परसेंटेज की बात नहीं करी। एनिमल को 100 kg फीड खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? 100 kg फीड खिलाते हैं, उसमें से हम टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करते हैं बाय वेट और उनको एडअप कर देते हैं, दैट्स इट। एनर्जी वैल्यू आ जाती है, उनको सिंपली हम कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी वैल्यू उसका जो एनर्जी वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है, अरे नहीं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कोई भी फीड होता है, अब फोकस करके सुनो, अभी तक नहीं समझ में आया था, नो प्रॉब्लम, अभी सुन। कोई भी फीड है, ये फीड है, लगा लो। इस फीड में काम की चीज़ क्या है जिसमें एनर्जी होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बच्चों वाली बात है, 10th क्लास का बच्चा बता देगा। 3 ही चीज़ें हैं। अब तीनों से एनर्जी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? बोलोगे सर प्रोटीन में तो एनर्जी वैसे तो लेते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ो ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हम तो फीड की टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स बता रहे हैं, जितने डाइजेस्ट करके एनिमल की बॉडी में जाएंगे, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था यूनिट 1 एनर्जी की बात करेंगे सिर्फ। और ये सिस्टम है कौन? स्टार्च इक्विवेलेंट और टीडीएन भी। कौन सा सिस्टम? फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स। तो हमें एनर्जी की बात करनी है साहब, प्रोटीन हो कुछ हो, हमें तो ये देखना है कि ओवरऑल डाइजेस्टिबल सारे के सारे कितने हैं, और उसको बाद में एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। अब आप बोलोगे तो फिर ये फैट और प्रोटीन जो आपने लिखा है, ये तो कार्बोहाइड्रेट के बराबर थोड़ा ना एनर्जी देते हैं, इनका तो अलग से करना चाहिए आपको। चलो अलग से कर देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ध्यान से सोचने की बात यह है, प्रोटीन को तो सीधा प्रोटीन बोल देते हैं, इसमें डाइजेस्टिबल क्रूड बोलते हैं उसको। क्रूड बोलने का भी एक रीजन है, बट रीजन चलो बता देता हूँ। जो प्रोटीन है हम मानते हैं 16% नाइट्रोजन होती है, तो बेसिकली अगर हमें ये पता है नाइट्रोजन इतनी है, तो अपन उस नाइट्रोजन को, अगर 10 ग्राम नाइट्रोजन है और हम ये मान के चले सारी नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बन रहा है, और हमें ये पता है कि 16% नाइट्रोजन प्रोटीन में होती है, तो टोटल अगर प्रोटीन की वैल्यू निकालनी है इस 10 ग्राम नाइट्रोजन से, तो हम क्या करेंगे? 100/16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.25 से भी कर सकते हैं, समझाने के लिए बोल दिया 100/16, ठीक है। तो कितना एनर्जी आ जाएगा इसका? 62.5 ग्राम प्रोटीन। ये 60, अगर 10 ग्राम नाइट्रोजन है तो इससे 62.5 ग्राम क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। अब उस चीज़ को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। टीडीएन में फिर से बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बार बार, आप बोलोगे अरे सर समझ में आ गया इतना क्यों? क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हैं तो ये बात नहीं बोलोगे। अगर पहली स्लाइड में बोला ना पोज करो, क्वेश्चन पढ़ लो, इतने क्वेश्चन बन के आए हैं टीडीएन से, तो बोलना जरूरी है इधर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी में लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे गए, ठीक है। हाँ जी,
अब सवाल ये उठता है, आपने बताया कि सर टीडीएन में हम फीड के अंदर जो कंपोजिशन है वो तो देखेंगे ही, बट उसमें से डाइजेस्टिबल कितना है उसको ही काउंट करेंगे। और परसेंटेज में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 100 kg फीड देते हैं हम, अब 1 kg तो इंटेस्टाइन में रह जाएगा, एनिमल का बाहर भी नहीं आ पाएगा। क्या इसका मतलब वो 100% डाइजेस्टिबल है? नहीं, तो ज़्यादा तो लेना पड़ेगा थोड़ा, बड़े एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स में चेक कर रहे हैं अपन। तो क्या करेंगे हम, 100 kg फीड देंगे। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी मारता है क्रिकेटर, कितने रन बनाता है? 100 बनाता है ना, तो सेंट का मतलब 100 ही होता है। और पर का मतलब पर 100 की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट में 100 kg फीड ले लेंगे तो उसको परसेंटेज में बोल दो या वेट में बोल दो, एक ही बात है यार, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर 100 kg आप बोल दो, पर सेंट एक ही बात है, तो परसेंट में बोल दो तो भी उसका मतलब वही निकलेगा। देखो कितना ईजी, एक तीर से दो शिकार। वाओ, 100 kg लेके परसेंटेज भी बना दिया इन्होंने। चलो अब सीधी बात करते हैं। मैं आपको वैसे डीसीपी क्रूड का मतलब बताना चाह रहा था कि 10 ग्राम नाइट्रोजन में 62.5 ग्राम प्रोटीन होता है। बट सारी की सारी नाइट्रोजन जरूरी नहीं है कि प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। हम इस फार्मूले से क्या करते हैं, जितनी भी नाइट्रोजन एनिमल की बॉडी में हमें लगता है, हम सोचते हैं सारी ही कन्वर्ट होकर प्रोटीन में बदल जाएगी। बट क्या असल में ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में भी रह जाती है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसको भी हम प्रोटीन में काउंट कर लेते हैं। बट जो भी उस वैल्यू आई प्रोटीन की वो रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको क्रूड प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, अब क्रूड फाइबर मत पूछना, किसी काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है, ज़्यादा काम नहीं आएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम है, वेटरनरी साइंस ऑप्शनल चल रहा है, यहाँ पे MVSC नहीं चल रही है। और डेप्थ में कोई यहाँ के इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, वो बेसिकली एक जनरल आइडिया मांगते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का समय खराब नहीं करेंगे इस चीज़ में। तो इतना फंडा समझ में आया। डीसीपी, हाँ इतना समझ लो, जो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है लगभग सेम होती है, 4 to 5 किलो कैलोरी के बीच में होती है। ठीक है, 1 ग्राम में 4 to 5 किलो कैलोरी होती है। तो प्रोटीन को मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है एनर्जी वैल्यू में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन की सेम होती है। अब पहला मैंने क्या बताया था, जो फीड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है, इनको हमें एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी के फॉर्म में है ही, प्रोटीन में भी सेम एनर्जी होती है। फैट की बात रही, उसमें 9 किलो कैलोरी होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, तो फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी होती है। 9 को 4 से डिवाइड करोगे पता लग जाए कितने टाइम में, कितने टाइम है, 2.25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है फैट में। किसके कंपैरिजन में? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के कंपैरिजन में। तो ईथर एक्सट्रैक्ट जो भी आएगा उसको इनटू में 2.25 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनटू में। अब मैं ईथर एक्सट्रैक्ट बोल रहा हूं, ईथर एक्सट्रैक्ट, बट ऑब्वियस है इस टीडीएन के फार्मूले में जो भी न्यूट्रिएंट पड़ रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट, वो सारे के सारे डाइजेस्टिबल ही हैं। उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो फीड दिया है उसमें से जो डाइजेस्टिबल होकर बॉडी में रह रहे हैं, जो निकल गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं बोलूं डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट या मैं बोलूं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, इन दोनों का मतलब यही है कि वो डाइजेस्टिबल ही है। बोलूं ना बोलूं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, यहां पे तो मैंने लिख दिया है DNFP, बट आपको बुक में दिखेगा कि सिर्फ NFP लिखा हुआ है। वो अंडरस्टूड है 100% की NFP भी लिखा है, तो वो डाइजेस्टिबल ही है, क्योंकि यहां पे जितने भी न्यूट्रिएंट आ रहे हैं फार्मूले में सारे के सारे डाइजेस्टिबल हैं। वो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डीसीपी में मैंने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बराबर वैल्यू होती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको दो फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, एक डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, एक डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। जो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट वाला ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ये सोल्यूबल फॉर्म में होता है, ईजिली डाइजेस्टिबल होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ये देता है क्रूड फाइबर के कंपेरिजन में। क्रूड फाइबर तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता इतना एनिमल, और एनर्जी भी नहीं होती है उसमें। बट ये स्टार्च होता है, जैसे ये हाईली सोल्यूबल होता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है अगर कंपेयर करें क्रूड फाइबर से। फंडा समझ में आया? फीड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में निकालते हैं, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर की फॉर्म में निकालते हैं और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में निकालते हैं, जिसमें से NFP वाला कार्बोहाइड्रेट काफ़ी सोल्यूबल और ज़्यादा एनर्जी देने वाला होता है। प्रोटीन को डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की फॉर्म में हमने निकाल लिया, एनर्जी सेम ही है तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फैट को हम ईथर एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में निकालते हैं। फैट में एनर्जी 2.25 ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, तो जो भी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की निकल के आएगी, ईथर एक्सट्रैक्ट में ही तो होता है ना कार्बोहाइड्रेट सारा, उसको हम सिंपली 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एनर्जी वैल्यू निकल जाएगी फैट की। तो जितनी भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है सारी की सारी एनर्जी बताएंगी। और मैंने क्या बताया था, टीडीएन क्या है? टीडीएन और स्टार्च इक्विवेलेंट, ये सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी वैल्यू फीड्स इन द एनिमल ही तो है। तो बेसिकली हम एनर्जी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, मैंने बोला था पूरे लेक्चर में एनर्जी की बातें चलेंगी। ओके फाइन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो डाउट क्लास में पूछ सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग टीडीएन वैल्यू ऑफ फीड। अब टीडीएन वैल्यू ऑफ फीड, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिससे डाइजेस्टिबिलिटी, जो न्यूट्रिएंट कितने डाइजेस्टिबल हैं एनिमल की बॉडी में, वो फैक्टर्स फीड के अंदर देख सकते हैं अपन।
या एनिमल में भी देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पे बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे कन्फ्यूजिंग है, इसको बाद में पढ़ेंगे। परसेंटेज डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ ड्राई मैटर, हाइयर इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक लिग्निन। ये बोलना चाह रहा है अगर फीड के अंदर बहुत ज़्यादा इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस रहे तो उसका टीडीएन कम होगा कि नहीं, क्योंकि फार्मूले में डाइजेस्टिबल ही लेते हैं, और ये बोल रहा है फीड में इनडाइजेस्टिबल ही है, बहुत ज़्यादा इनडाइजेस्टिबल है, लिग्निन जैसे है, सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे सही से, तो टीडीएन तो कम आएगा ही आएगा, क्योंकि टीडीएन में हमें डाइजेस्टिबल चाहिए। सीधा बिल्कुल फंडा क्लियर है एकदम से। अब ये क्या बोलता है, अगर फैट जो है, अगर ज़्यादा फैट रहेगा फूड में तो टीडीएन भी हाई आएगा, और बहुत ही ज़्यादा फैट है अगर फीड में तो टीडीएन मोर देन 100% भी आ सकता है, क्योंकि फैट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.25 से। गलती से अगर 70-80% फैट हुआ ना तो इनटू में 2.25 हो रहा है। आप समझ सकते हो ना टीडीएन की 100% से ज़्यादा वैल्यू कैसे जाएगी। आगे दिया भी होगा, आप उससे समझ लेना, बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चा भी कोई समझ लेगा। उसको भी नहीं समझ में आता है उसको फर्दर मैं समझाऊंगा, ठीक है, बट आई एम क्वाइट श्योर आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ मिनरल, अगर देखिए ये बोलना चाह रहे हैं अगर ज़्यादा मिनरल्स हैं तो टीडीएन जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि मिनरल्स के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, और फीड में मिनरल्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली जो बाकी का सामान है यानी कि जो बाकी के न्यूट्रिएंट है वो कम रहेंगे। मिनरल ज़्यादा हैं, उनमें एनर्जी है नहीं, तो बेसिकली टीडीएन कम होगा, क्योंकि टीडीएन से क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, और वो किससे निकलती है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट से। अब मिनरल ज़्यादा है तो जो न्यूट्रिएंट है वही कम है, और न्यूट्रिएंट ही कम है तो डाइजेस्टिबल ज़्यादा भी हो तो भी ओवरऑल टीडीएन तो कम ही आएगा। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आए। अब देखिए पहले वाला पॉइंट समझते हैं, ड्राई मैटर परसेंटेज ऑफ फीड। क्या बोलना चाह रहे हैं, ड्राई मैटर परसेंटेज ऑफ फीड। अगर ड्राई मैटर ज़्यादा रहा फीड के अंदर तो जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, वो कम होगा। ड्राई मैटर ज़्यादा है तो टीडीएन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ड्राई मैटर में ही तो होते हैं ना न्यूट्रिएंट, वाटर में थोड़ी होते हैं। तो क्या बोल रहा है, ड्राई मैटर ज़्यादा तो मॉइस्चर कम, और ड्राई मैटर ज़्यादा है तो ड्राई मैटर में तो न्यूट्रिएंट होते हैं तो टीडीएन भी ज़्यादा आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टीडीएन जो होता है ना यार, वो ड्राई मैटर पे, ये बट ऑब्वियस बात होती है, वो ड्राई मैटर बेसिस पे ही निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि मॉइस्चर को लेकर के चलते हैं अलग से। फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, अरे सर फिर इसमें फैक्टर ये अफेक्ट कैसे कर रहा है इस चीज़ को। ये दो तरीके से निकाला जाता है टीडीएन एक्चुअली। एक फैट एनालिसिस बेसिस पे निकाला जाता है, फैट एनालिसिस होता है जो एनिमल ने पूरा फीड खा लिया एज सच मॉइस्चर के साथ, उसको टोटल माना था हमने, और दूसरा होता है उसको ड्राई करके फिर निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ये फैट एनालिसिस बेसिस पे बोला गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, एक बात को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। किसी को डाउट है तो मैं फिर से बोलता हूँ, डाउट सेशन में आ सकता है, क्लियर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत ही मैराथन वाला पता नहीं क्या है, ऐसे ईजी है सब कुछ। चलिए, मैंने बताया कैसे टीडीएन की वैल्यू मोर देन 100% जा सकती है। चलो मैं बता ही देता हूँ इस एग्जांपल को। क्रूड प्रोटीन है किसी फीड के अंदर 15%, डाइजेस्टिबिलिटी 80% है, ये 10% है, डाइजेस्टिबिलिटी 60% है। अब मेन बात ये है, मोर देन 100% करना है तो एक बात तो हमें पता है, ईथर एक्सट्रैक्ट की परसेंटेज भी ज़्यादा होगी, डाइजेस्टिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ईथर एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है फैट, और फैट को मल्टीप्लाई 2.25 से ज़्यादा करेंगे तो एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, तो मोर देन 100% भी जा सकती है, ठीक है। 90% डाइजेस्टिबिलिटी है, और 30% जो फीड का है वो क्या है, ईथर एक्सट्रैक्ट। इतना होता नहीं है यूजुअली, किसी किसी फीड में तो होता ही है ऑब्वियसली, बट सभी में नहीं होता है इतना। अब ये क्या बोलना चाह रहे थे, यहाँ पे 15% था ना ये क्रूड प्रोटीन, बट डाइजेस्टिबल 80% है, तो टीडीएन के फार्मूले तो 12% ही लगेगा ना। बात समझ में आई, टीडीएन में तो डाइजेस्टिबल वाला ही लगता है। अब ये बोल रहा था कि फीड के अंदर टोटल कितना है, 15% है, कौन, क्रूड प्रोटीन। बट हमें क्या मतलब है क्या उस बात से कि फीड में कितना है, नहीं भाई, हमें मतलब है कि उस फीड में जितना भी है उस फीड में से डाइजेस्टिबल कितना है। अब डाइजेस्टिबल कैसे पता लगेगा, दी हुई है डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है 80%, 15 का 80% निकालोगे तो 12% हो जाएगा, अगर 15 का 80% निकालोगे तो 12 हो जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही सबकी इन्होंने क्या निकाल ली, क्रूड फाइबर की भी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट बोले तो सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट उसकी भी, फैट की भी। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू निकल करके आई, इनको ऐड अप अगर हम करेंगे, सबको ऐड करेंगे ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, डीसीपी को, डीसीएफ को, डीएनएफपी को, डीई को, तो ये बन करके टोटल वैल्यू निकल जाएगी 12 ये, 6 ये, 25 ये, और 60% अकेला फैट बना रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हमें इनटू में 2.25 भी करना होता है, जितना भी इसका आंसर आया उसको, ठीक है। इसका जैसे ये 30% का 90% डाइजेस्टिबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 27। अब 27 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60.75 आ जाएगा, और सबकी परसेंटेज ऐड करेंगे तो टीडीएन विल बी मोर देन 100%। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें फैट ज़्यादा है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी ज़्यादा है,
तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, कुछ भी नहीं बच्चों वाली बात थी, बस आपको समझ में आया इसलिए ज़रूरी था। हाँ जी, अब फोकस करके बैठो। स्टार्च इक्विवेलेंट बहुत ही प्यारा छोटा नन्हा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आप भी कंफ्यूज ही रहोगे। पहले डेफिनेशन बताता हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट, इससे छोटी डेफिनेशन नहीं हो सकती, साथ के साथ याद कर लेना। इट इज़ द प्योर अमाउंट ऑफ स्टार्च, फिर से बोलता हूँ, स्टार्च इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज़ द प्योर अमाउंट ऑफ स्टार्च दैट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ फैट एज 100 kg ऑफ रिस्पेक्टिव फीड। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनेगा। इट इज द प्योर अमाउंट ऑफ स्टार्च दैट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ फैट एज 100 kg ऑफ टेस्ट फीड। इसका मतलब ये हुआ, चलो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। व्हीट ब्रान का अगर मैं बोलता हूं स्टार्च इक्विवेलेंट है 45, व्हीट ब्रान का अगर मैं बोलता हूं स्टार्च इक्विवेलेंट कितना है 45 kg है, kg इसकी यूनिट होती है स्टार्च इक्विवेलेंट की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं व्हीट ब्रान एनिमल को 100 kg खिलाता हूं तो उसमें x अमाउंट फैट प्रोड्यूस होता है। तो स्टार्च इक्विवेलेंट कितना दूं कि इतना अमाउंट उसके अंदर क्या हो, सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस हो, तो ये देना पड़ेगा 45 kg। ऐसे करके बोल लो या घुमा के बोल लो, बात एक ही है। तो बेसिकली क्या है, ये हम बोलना चाहते हैं स्टार्च इक्विवेलेंट में किसी भी फीड का स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होता है। इसका मतलब हुआ उस फीड ने जितना भी फैट प्रोड्यूस किया है उसका स्टार्च इक्विवेलेंट क्या है, कितना स्टार्च दें कि उससे भी सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं किसी फीड का स्टार्च इक्विवेलेंट 50 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो फीड दिया था 100 kg, उससे लगा लो 5 kg फैट प्रोड्यूस हुआ था। 100 kg देने से 5 kg फैट प्रोड्यूस हुआ, तो कितना स्टार्च दें उस एनिमल को कि 5 kg ही फैट प्रोड्यूस हो जाए। अब बोलोगे सर क्या ये, मतलब उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, बहुत ही प्रिमिटिव है, यूरोपियन कंट्रीज में यूज़ करते थे उसको, अब इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बट फ़ायदा उसका ये हो रहा है, बेसिकली हम स्टार्च इक्विवेलेंट निकाल करके ये बताना चाह रहे हैं उस फीड को जिससे फैट प्रोड्यूस हो रहा था अंदर जा करके, स्टार्च इक्विवेलेंट से उसको कंपेयर करके हम ये बता रहे हैं कि उस फीड में एग्जैक्टली इतनी वैल्यू है। कैसे पता लगता है, क्योंकि उस फीड से जितना सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस हुआ था, जितना भी फैट प्रोड्यूस हुआ था उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस कराते हैं हम स्टार्च देके। तो सेम अमाउंट ऑफ फैट हमने अगर प्रोड्यूस करा दिया स्टार्च देके, तो हमें ये तो पता है कि स्टार्च जो हमने प्योर स्टार्च दिया है उसके अंदर एनर्जी कितनी है, और उसके अंदर कितनी एनर्जी है उससे हमें ये पता लग जाएगा कि फीड के अंदर एनर्जी कितनी थी, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस करवाया है, तो उससे हमें एनर्जी का पता लग जाता है। तो मैंने क्या बोला था इस यूनिट में, एनर्जी का तो पता कर रहे हैं। स्टार्च इक्विवेलेंट समझ में आया, टीडीएन समझ में आया, और बाकी की जो सिस्टम्स थे फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स, कौन से सिस्टम भाई, ग्रोस एनर्जी, मेटाबोलाइजेबल, डाइजेस्टिबल, नेट, ये सारे के सारे, और टीडीएन और स्टार्च इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे आपके सिस्टम्स खत्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, उस मेटाबॉलिक एनर्जी से नेट एनर्जी निकालने के लिए हीट इंक्रीमेंट जो होता था मोनोगैस्ट्रिक में हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म की वजह से, एचएनएम की वजह से, और रूमिनेंट एनिमल्स में एचएनएम और एचएफ की वजह से, हीट ऑफ फर्मेंटेशन और हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म की वजह से, इन दोनों को माइनस करना पड़ता था मेटाबॉलाइजेबल से नेट एनर्जी निकालने के लिए। इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स, मोनोगैस्ट्रिक में सिर्फ क्या किया था, एचएनएम को माइनस किया था मेटाबॉलाइजेबल से टू गेट द नेट एनर्जी, ठीक है साहब। अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है समझ में आ रहा है, बट वो जो हीट इंक्रीमेंट हुआ एचएनएम से या फिर हीट ऑफ फर्मेंटेशन से, वो पता कैसे लगेगा सर हमें, ये तो थ्योरी वाली बातें चल रही हैं। अब प्रैक्टिकल ले लो, एनिमल को रख दिया कैलोरीमीटर में, कैलोरी का मतलब एनर्जी, एनर्जी मैं बोल सकता हूँ हीट, जो भी हीट एनिमल से निकलती है उस एनिमल को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, एनिमल को रख दिया यहाँ पे। अब इसने खाना खाया था, इससे जो भी हीट डेसिपिएट हो रही है, अगर इसको हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे इस हीट को, तो हम डायरेक्ट कैलोरीमीटर बोलेंगे इसको। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री का काम होता है एनिमल से निकली गई डायरेक्ट हीट को डायरेक्टली मेजर कर ले, और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर का काम होता है उसको इनडायरेक्टली मेजर करे। इनडायरेक्टली कैसे मेजर करता है उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट कैलोरीमीटर की बात करते हैं। चलिए, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, सबको पता है। अब डायरेक्ट जो कैलोरीमीटर होता है वो दो तरह का होता है, कि एडियाबेटिक होता है और ग्रेडियंट होता है, ठीक है। एडियाबेटिक कैलोरीमीटर में क्या है, ये इनर वॉल है। अब ये समझ लेना यार, डब्बा पूरा, चलो पूरा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एनिमल है, इसमें हीट डेसिपिएट किया इसने, सभी जगह करेगा, सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं 3D में तो दिखा नहीं सकता। अब ये रूम भी ऐसा ही होता है। तो इनर वॉल, जो आउटर वॉल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम
हीट देते हैं बाहर से ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ से हीट रिलीज हो जाए बाहर, ठीक है। क्यों ना रिलीज हो पाए, हम क्यों चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर जैकेट रहती है। अब वाटर जैकेट में क्या होगा, ये इनर वॉल है इसकी, यहाँ से जितनी भी हीट आ रही है ना, वो हीट आ करके क्या करेगी, इस वाटर जैकेट के अंदर जितना भी वाटर, ये पूरा उसमें चारों तरफ होता है वाटर जैकेट, तो जैसे ही ये वाटर जैकेट हीट अब्जॉर्ब करेगा तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन बोले तो, थर्मल बोले तो हीट को अब्जॉर्ब किया और वाटर के मॉलिक्यूल्स हुए आपस में दूर दूर, और वो हमें पहले से पता होता है कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हो जाते हैं तो इतनी हीट आई होगी, वो एक्सपेरिमेंट देख देख के हम पहले से कर चुके होते हैं। तो जितना भी एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है जैकेट के अंदर, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इतनी हीट आई होगी। तो क्या हमें पता लग जाएगा कि एनिमल ने कितनी हीट रिलीज करी, तो डायरेक्टली हमने पता कर लिया वाटर जैकेट में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर देख करके इतनी हीट इस एनिमल ने रिलीज की। बाहर वाली वॉल को हमने क्या किया था, हमने इंसुलेट किया था उसको और हीट किया था ताकि उसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहे, बाहर हीट रिलीज ना हो, जो था वही रहे, तो इसको इसलिए एडियाबैटिक बोल देते हैं, ठीक है साहब। अब दूसरा होता है ग्रेडियंट कैलोरीमीटर। इस वाले में एडियाबैटिक में ये दोनों किसके टाइप हैं, डायरेक्ट वाले के। डायरेक्ट का मतलब क्या बताया था, डायरेक्टली हीट मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेजर किया कि नहीं किया। अब बोलोगे नहीं सर वो तो वाटर के थ्रू, हाँ डायरेक्ट ही तो हुआ। अब इनडायरेक्ट बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो डायरेक्ट ही होगा। इनडायरेक्ट समझ में अगर आ जाएगा आपको तो समझ में आएगा, हाँ यार ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। यही इनर वॉल आउटर वॉल आप मान के चलें, इसमें ग्लाइनर होता है, यहाँ पे थर्मोकपल होते हैं, इनर वॉल है ये आउटर वॉल है। तो अगर एनिमल यहाँ पे टेम्परेचर हीट रिलीज कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। थर्मोकपल में ग्रेडियंट कैलोरीमीटर क्यों बोल रहे हैं इसको, दोनों साइड में ग्रेडियंट होता है, यहाँ पे एक टेम्परेचर है इसके, एक यहाँ पे टेम्परेचर है। तो एनिमल अगर हीट रिलीज कर रहा है तो क्या इसका इस साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसमें भी ये आउटर वॉल का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, मतलब मान के चलो ये वाली साइड का कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब ये भी लगा लो 10 डिग्री या 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर था इस साइड का, बट एनिमल रिलीज कर रहा है तो धीरे धीरे ये 25 से 40 भी हो गया, लगा लो 40 डिग्री। अगर ये वाला साइड का इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो थर्मोकपल है, कपल क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों साइड से हम चेक कर रहे हैं। ग्रेडियंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। लगा लो यहाँ पे 20 डिग्री था, यहाँ पे 25 था, पहले 5 का डिफरेंस था, अब एनिमल हीट रिलीज कर रहा है यहाँ पे 50 हो गया तो यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको ग्रेडियंट कैलोरीमीटर बोल देते हैं। इसमें भी डायरेक्टली हीट ही को चेक कर रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्रेडियंट कैलोरीमीटर में भी हीट को डायरेक्टली मेजर किया जाता है। तो एडियाबेटिक एंड ग्रेडियंट कैलोरीमीटर आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट कैलोरीमीटर। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट हीट को मेजर किया जाता है। एडियाबैटिक में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर जैकेट में, और जो ग्रेडियंट कैलोरीमीटर है उसके अंदर जो थर्मोकपल होता है। मैंने आपको बिल्कुल मेन ऐसे वर्ड बता दिए, ये आपने लिख दिए तो नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। फंडा एक बारी में, नहीं तो इनर आउटर वॉल में हीट कांस्टेंट ये सब तो दोनों में आती रहती हैं बातें, लेकिन जो मेन डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक में क्या है, वाटर जैकेट में थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरे में क्या है, ग्रेडियंट कैलोरीमीटर है, ठीक है। एक को एडियाबैटिक बोलते हैं, दूसरे को ग्रेडियंट बोलते हैं। अब आप आ जाओ साहब इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर पे, ग्रेडियंट भी आपका हो गया, ठीक है। अब अरे पानी भी खत्म हो गया मेरा तो। चलो जी, ध्यान स्क्रीन के ऊपर, डोंट वरी, मैं बोतल से पानी लेके आता हूँ, लेकिन आप लोगों का फोकस जो है पूरा का पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया किसी को? साफ साफ लिखा हुआ है, हीट को मेजर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, गैसेस को मेजर कर रहे हैं। तो हीट को तो डायरेक्टली इसमें मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, इट इज इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। इसमें जो कैलोरी का मेजरमेंट होगा, कैलोरीमीटर से जो हीट को मेजर कर रहे हैं, कैलोरीमीटर से, कैलोरी बोले तो एनर्जी, बोले तो हीट, और मीटर बोले तो जो मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में हम हीट को मेजर कर रहे हैं इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट कैलोरीमीटर में आ जाता हो। डायरेक्ट के क्या टाइप थे, एडियाबैटिक और ग्रेडियंट। इनडायरेक्ट में चेक करेंगे तो हम डायरेक्टली हीट को चेक मतलब मेजर नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूं, एक मिनट रुको बस। प्रिंसिपल क्या है, छोड़ो प्रिंसिपल मैं सब बताता हूँ। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आती, इरिटेटेड रहते हैं इससे थोड़ा सा, बट बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। आपने देखा भी होगा, ये बहुत सारे आजकल वो यूट्यूब पे है, वो बोलता है कि मैं वेम्पायर बन रहा हूँ, मेरे को रिवर्स एज करना है, ये करना है, वो मास्क लगा के घूमते हैं, ठीक है।
क्या लगा के घूमते हैं, मास्क पूरा यूं, ऑक्सीजन CO2 कितनी अंदर बाहर जा रही है सब चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि एक एनिमल को एक, अगर हमने मास्क पहना दिया, ठीक है, तो मास्क पहनाने के बाद क्या उसमें उसने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करी और कितनी CO2 रिलीज करी, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट। ऑक्सीजन को कंज्यूम ही करेगा ना, CO2 को रिलीज ही करेगा। कोई ऐसा इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा जो CO2 लेके ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है, तो प्लांट हो जाएगा बेचारा। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट से क्या समझ में आता है आपको, कोशेंट मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। अब कन्फ्यूजन एक ही बात का हो सकता है, कोई ऑक्सीजन ना लिख दे, तो उसका थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो आप, CO2 डिवाइडेड बाय O2। CO2 मतलब बड़े, थोड़े बड़े लग रहे हैं बाबूजी, ऊपर बैठे हो आप, ऑक्सीजन बेचारा नीचे आ जाएगा। तो RQ में CO2 डिवाइडेड बाय O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज की और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया, ये चीज़ देखते हैं। आप बोलोगे सर क्या, एक मिनट रुको, ये हीट मेजर कर रहे थे हम इनडायरेक्टली, ये क्या कर रहे हो आप, गैसेज। हाँ, क्योंकि चीटिंग कर देते हैं ना, हमें हीट को डायरेक्ट नहीं करना, हमें इनडायरेक्टली मेजर करना है उसको, तो उसके लिए कर रहा हूँ। अब कहाँ से कनेक्ट करता हूँ, रुको देखो कनेक्ट करूँगा, अभी हीट पे लेके आऊँगा इसको। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकाल दिया। अब आपको सबको पता है कि हम कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का कितना RQ होता है, वो हम निकाल निकाल करके देख चुके हैं। 1 लीटर ऑक्सीजन दे करके पूरा हमने ऑक्सीडाइज किया कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, तो उससे हमें पता लगा कि इतना ऑक्सीजन देने के बाद इतना CO2 रिलीज होता है और इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। उसमें कितना एनर्जी होता है बताता हूँ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का होता है 1 और 0.7 होता है आपका फैट का, और 0.8 से 0.9 के बीच में होता है प्रोटीन का। ठीक है, इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, आप फैट का और उसका ही देख लो बस। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो इसका कार्बोहाइड्रेट का होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ सॉरी, इसने जितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज किए इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में, वो मास्क वो जो मास्क लगा रखा था या फिर चैम्बर में था, जो भी था, जैसे मास्क भी यूज करते हैं, चैम्बर भी यूज करते हैं उसके लिए मास्क मान के चलो आप, यूजुअली मास्क वाला ही रहता है, चैम्बर वाले तो अभी आजकल दिखेंगे नहीं आपको। तो इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो ऑक्सीजन है, अगर इन दोनों के मॉलिक्यूल सेम अमाउंट में ऑक्सीजन कंज्यूम की है और सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, 1000 मॉलिक्यूल इसके लिए, 1000 बाहर निकाल दिए, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1, जो कि किसका होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। सबसे कम किसका होता है, फैट का होता है। क्यों, क्योंकि फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, मैंने बताया था ना, और ज़्यादा एनर्जी को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, और डिवाइडेड में नीचे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी, कार्बोहाइड्रेट की 1 है तो फैट की 0.7 आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और CO2 कम रिलीज करता है इन दैट, उसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। तो ये हम पहले से निकाल के बैठे हुए हैं आराम से। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1, फैट का 0.7। अब बोलो क्या फायदा क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो आप, हीट तो अभी भी नहीं आई, लाएंगे हीट को, डोंट वरी। हमें यह बताया कि अगर हम 1 लीटर ऑक्सीजन देकर के कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इट विल रिलीज 5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। 4 होता है, किसी में 5 होता है, समझने के लिए आप 4 मान लो, चलो 4 आपकी बात बढ़ेगा तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये कॉन्सेप्ट होता है थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन से समझ में आ रहा है। थर्मल बोले तो हीट कितना रिलीज हुआ, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों बोल रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि इस कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं 1 लीटर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराता हूं तो कितनी हीट रिलीज होगी, और जितनी हीट रिलीज होगी ना, वो क्या है, हीट है ना, थर्मल एनर्जी है बेसिकली, मतलब थर्मल बोले तो हीट है, तो दैट इज थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। और ये कौन सा न्यूट्रिएंट है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट सपोज किया था हमने। तो 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट विल रिलीज 4 और 5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो दिस 4 और 5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज, दिस इज थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और आई वुड से थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर रिस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फिर से बोलता हूं, दिस 4 और 5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ दिस 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज द थर्मल इक्विवेलेंट, जो एनर्जी 4 और 5 किलो कैलोरी एनर्जी आई है, दिस इज द थर्मल इक्विवेलेंट फॉर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आया, तो ये थर्मल इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया। तो इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में हमने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकाला, हमारा आता है, लगा लीजिए 1। इसका मतलब क्या है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल। इसका मतलब है हमें पता लग चुका है ये एनिमल की बॉडी में क्या चल रहा है।
कौन से न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। 1 आया, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। पकड़ में आई बात। कार्बोहाइड्रेट अगर 0.7 आया तो प्रोटीन का चल रहा है, उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू अलग रहेगी। और आप बोल रहे हो कि सर ठीक है, ये पता हमने कर लिया प्रोटीन का चल रहा है, मान आपकी बात मान लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का चल रहा है, 1 वैल्यू आती है, फिर अब बताओ अब क्या करें। हीट तो अभी भी नहीं आई। अब बताता हूँ, हमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का पता लग जाएगा। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में हमें पता लग जाता है कि कितनी ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और कितना CO2 एनिमल रिलीज कर रहा है। 2 तरीकों से पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, डोंट वरी। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के 2 टाइप होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। मैं बताऊंगा ऑक्सीजन तो कैसे कंज्यूम हो रही है, कैसे पता लगा, और CO2 कितनी रिलीज हो रही है वो कैसे पता लगा। दोनों चीजें बताऊंगा आपको परफेक्ट तरीके से। तो ये अपना निकल जाएगा किससे, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर से। ऑक्सीजन एनिमल ने कितना कंज्यूम किया और CO2 उसने कितना रिलीज किया। वी विल गेट टू नो दैट, डोंट वरी। अपने को पता लगेगा, पूरा डायग्राम से बताऊंगा कैसे कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया और कितना CO2 उसने रिलीज किया। ठीक है, तो 2 डाटा है हमारे पास, ऑक्सीजन और CO2। CO2 डिवाइडेड बाय O2 किया तो RQ आया। RQ से हमें पता लगा कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है या फैट का या प्रोटीन का, उसकी वैल्यू से। उसके बाद हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का लगा लीजिए 4 to 5 किलो कैलोरी होता है। तो ऑक्सीजन का हमें पता है कि इस एनिमल ने इन 10 घंटों में इतने लीटर्स ऑक्सीजन यूज करी है। 1 लीटर ऑक्सीजन में 5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर 100 लीटर की है तो इनटू में 100, तो 500 किलो कैलोरी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ है एनिमल की बॉडी में। ये चीज पता लगती है इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर से कि भाई इतना एनर्जी एनिमल ने एक्सपेंडिचर कर दिया, क्योंकि इतना 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लगा लो 5 किलो कैलोरी से कर रहे हैं। 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट था। क्या करके चलते हैं, 4 से मान लो, 5 से मान लो, मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 था, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट की थर्मल इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, वो मैंने बताया था ना, थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये 4 किलो कैलोरी, 4 ही मान लो यार, 4 किलो कैलोरी होता है। तो 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमने पता कर लिया इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर से कि इतना ऑक्सीजन यूज किया था, उसको मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया। अब लगा लो फैट का होता तो मान लो उसका 9 किलो कैलोरी होता है। 100 लीटर ऑक्सीजन यूज किया 10 घंटे में, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू आ रही है 0.7। कैसे आएगी वो, CO2 डिवाइडेड बाय OT। 0.7 आती है तो मतलब फैट का हो रहा है। अब फैट का हो रहा है तो क्या करेंगे, 9 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना ऑक्सीजन था, 100 लीटर था सर, तो 100 को 9 से करेंगे तो 10 घंटे के अंदर 900 किलो कैलोरी का उसने एनर्जी एक्सपेंडिचर कर दिया एनिमल ने। ठीक है, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर समझ में आया। पढ़ाई इसके बारे में सोचना मजे आते हैं बहुत, एनिमल की बॉडी में किस चीज़ का क्या हो रहा है। एथलीट्स लोग भी यूज करते हैं इसको। उन क्यों करते हैं, वो डाइट पे हैं, उनको पतला होना है। आपने देखा विनेश फोगाट, वो 100 ग्राम ज्यादा वेट था तो निकाल दिया, मतलब। तो एथलीट्स, वो कुछ और भी रीजन होते हैं यार, चलो ठीक है, बट एथलीट्स लोग भी यूज करते हैं इसको। क्यों करते हैं यूज, जब वो फास्टिंग करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि उनका फैट बर्न हो रहा हो। वो RQ से पता लग जाता है उनको कितना ऑक्सीजन और वो रिलीज हो रहा है। 1-2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट लगा के रखते हैं, उससे पता लग जाता है कि हाँ इतना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है बॉडी, इतना CO2 रिलीज कर रही है। तो बॉडी के अंदर ये वाले न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यूज क्यों करते हैं उसको, ताकि फैट ही ऑक्सीडाइज हो। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ऑक्सीडाइज होने लग जाए, क्योंकि अगर फैट के बाद किसकी बारी आती है, प्रोटीन की आती है ना लास्ट में, बॉडी प्रोटीन को पकड़ती है ना लास्ट में। तो प्रोटीन ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए वो RQ से चेक कर लेते हैं मास्क लगा करके। ठीक है, तो मजा आया थोड़ा सा इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में, थोड़ा प्रैक्टिकल सा अच्छा लगा, किसकी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही हो रहा होता है क्या, प्रोटीन का नहीं हो सकता साथ में? बिल्कुल हो सकता है, बट अगर वैल्यू है 0.99 तो इट इज मोर क्लोज टू 1 एंड इट इज नॉट क्लोज टू 0.9। इसके पास ज़्यादा जा रही है ना, तो इसका मतलब 90-95% कार्बोहाइड्रेट का ही हो रहा होगा। तो उस हिसाब से हम एवरेज निकाल करके एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे भी हमें आइडिया हो जाता है एनर्जी एक्सपेंडिचर एनिमल का कितना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स। हमने फिर क्या पढ़ा, नेट एनर्जी जो आई थी उसका हमने पार्टीशन ऑफ एनर्जी विद इन द एनिमल किया मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के अंदर। हमने देखा प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, एज उसके अकॉर्डिंग होता है, फेज के अकॉर्डिंग होता है, जेंडर का भी मैंने डिफरेंस बताया उसमें। जेंडर का कुछ नहीं है, मतलब एज फेज याद रख लेना बस। और उसके बाद हमने बात करी डायरेक्ट कैलोरीमीटर की और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर की। और मैंने आपको बताया कैलोरीमीटर क्यों यूज किया, कैलोरी बोले तो एनर्जी, बोले तो हीट।
और हमें हीट इंक्रीमेंट माइनस करना था मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से टू गेट द नेट एनर्जी। तो इसलिए ये हीट को डिटरमाइन किया हमने दोनों तरीके से, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी। आगे जाके थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्टार्च इक्विवेलेंट समझा हमने, टीडीएन हमने समझा। अब आगे जाके पढ़ेंगे स्टार्च इक्विवेलेंट और नेट एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। दिन रात का डिफरेंस है, आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, समझ ही चुके हैं सब कुछ। फिर हम देखेंगे मेटाबॉलाइजेबल डाइजेस्टिबल में क्या डिफरेंस है, वो भी समझ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। फिर मेटाबॉलाइजेबल नेट में देख लेंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही बताना है फार्मूले का, कैलकुलेशन का, डेफिनेशन का। उसके बाद हम देखेंगे क्या MFN और EUN, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन और एंडोजीनस यूरेन दी नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए साहब, ये देख लो क्लोज सर्किट ओपन सर्किट में क्या होता है। यहाँ पे एनिमल है, ये ऑक्सीजन का इनलेट है, ऑक्सीजन गई यहाँ पे, ऑक्सीजन यूज करी एनिमल ने, यहाँ पे ये सिलेंडर लगा होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। जितनी भी ऑक्सीजन गई तो 10 घंटे चलते होंगे तो हमें पता लग जाएगा 100 लीटर एनिमल ऑक्सीजन कंज्यूम कर चुका है। उसके बाद एनिमल क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा। अब ये यहाँ पे घूम के जो यहाँ से जाएगी ना यूं करके, यहाँ पे क्या होता है, CO2 अब्जॉर्बर रखे होते हैं, तो CO2 को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसका वेट लगा लीजिए, पहले था CO2 अब्जॉर्बर का 100 ग्राम, और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं 110 ग्राम हो गया। तो इसमें 10 ग्राम जो वेट बढ़ा वो इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो रही थी ना। तो उससे हमने क्या पता कर लिया, ऑक्सीजन कितनी ली, सिलेंडर से कितना ऑक्सीजन गया उससे पता लगा, प्लस में CO2 जितना रिलीज हुआ, यहाँ पे जितना अब्जॉर्ब हुआ था, जो अब्जॉर्बर था CO2 अब्जॉर्बर, उसका वेट कितना बढ़ा, उससे हमने निकाल लिया कि CO2 कितना यहाँ पे एनिमल ने रिलीज किया। तो CO2 का भी पता है, O2 का भी पता है, तो वी विल गेट रेस्पिरेटरी कोशेंट बाय डिवाइडिंग ऑक्सीजन टू द CO2। ये RQ आ गया यहाँ पे। क्लोज सर्किट क्यों है, क्योंकि ये देखो, ये गोल गोल घूम के यूं ही घूम रही है गोल गोल, यहाँ से तो सिलेंडर में तो वापस घुस नहीं सकती है ये, तो यहाँ पे ये ना क्लोज सर्किट है, ये बाहर ओपन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ओपन सर्किट है, उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ से एयर कंपोजिशन गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे मीटर लगा होता है। इससे क्या पता लग जाएगा कि जो बाहर से, बाहर का मतलब ये नहीं आंधी तूफान वाली एयर ले ली, ये भी इसका भी नॉन कंपोजिशन ही होता है। बट अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पर फिर से इसको हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, ये देख लेंगे एग्जैक्ट इस एयर के अंदर क्या कंपोजिशन था। देख लिया हमने, देखने के बाद यहाँ पे एनिमल क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, कंज्यूम कर लेगा, फिर इसको बाहर छोड़ेगा, CO2 को बाहर छोड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर से एयर कंपोजिशन लेंगे इस मीटर से, ये दो अलग वॉल थी ना, यहाँ से फिर से कंपोजिशन लिया। तो इस कंपोजिशन से और इस कंपोजिशन से क्या पता लगा, यहाँ पे 100 लीटर ऑक्सीजन थी, इस मीटर ने बताया ये कंपोजिशन चेक करके, और यहाँ पे बची है 80 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब एनिमल ने 20 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। उसके बाद जो CO2 यहाँ से रिलीज कर रहा था, तो ये गोल 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 CO2 यहाँ पे वैसे ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, उससे पता क्या लग जाएगा, उससे क्या पता लग जाएगा अपने को, CO2 कितनी एनिमल ने रिलीज करी, ठीक है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड से भी होता है, नैनोमेट्रिक मेथड से भी होता है। आप ये मत समझना कि अरे सर 1 मीटर को यहाँ से हवा निकल रही थी सर, ये तो CO2 के मोलिक्यूल चले गए बाहर, आधे तो चले गए बाहर। नहीं, वो कितनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे हमें आइडिया लग जाता है कि इतनी वॉल्यूम में इतने हैं तो इतनी वॉल्यूम में कितने होंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक नैनोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं CO2 O2 निकालने के लिए, यहाँ पे एयर कंपोजिशन को चेक करने के लिए। तो पता लगा आपको, ये यहाँ पे खास बात क्या है, इनलेट भी है और आउटलेट भी है। तो ये ओपन सर्किट इसलिए बोलते हैं इसको, उसको क्लोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूं गोल गोल उसके अंदर हवा घूमते रहती है, वही कंज्यूम होती रहती है बार बार, ठीक है। रेस्पिरेटरी कोशेंट कार्बोहाइड्रेट का 1 है, फैट का 0.7 है, प्रोटीन का 0.8 बोल देते हैं, ठीक है। चलिए साहब, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में क्या डिफरेंस है, वैसे पढ़ा चुका हूँ, बट ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी 1-2 नई अगर पता लगती है तो वो भी देख लेंगे। डायरेक्ट में टोटल हीट प्रोड्यूस देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कि चलिए जी, इसमें टोटल हीट प्रोड्यूस देखेंगे, इसमें देखेंगे एनर्जी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ। कैसे देखेंगे एनर्जी का एक्सपेंडिचर, टोटल RQ निकाला, न्यूट्रन का पता लगा, उससे ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया था, ठीक है, कितने लीटर ऑक्सीजन था, ठीक है जी। इसमें डायरेक्टली क्वांटिफाई करते हैं एनर्जी गैस एंड हीट, उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर को ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड निकालते हैं, ठीक है। इनमें से एक पॉइंट याद कर लेना, दोनों सेम लग रहे हो तो जिसको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो वो दोनों भी लिख सकता है। यूज टू डिटरमाइन मेटाबॉलिक रेट एंड एनर्जी बैलेंस इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। कंट्रोल्ड होता है, इसमें कमरे के अंदर रोक देते हैं एनिमल को डायरेक्ट वाले में, जबकि इनडायरेक्ट वाले में क्या बोला था, मास्क भी लगा सकते हैं,
ये मेटाबॉलिक कार्ट और मास्क भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या मेटाबॉलिक रेट का पता लगता है एनिमल का, इवन हम लेटेंट हीट का पता लगा लेते हैं। जो एनिमल की बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, स्वेट कैसे एवोपराइज होता है, जब लगा लीजिए मेरे को यहाँ पे स्वेट है और मैं मेरी बॉडी वार्म अप हो रखी है, हीट रिलीज कर रही है, तो लेटेंट हीट होती है उतनी हीट जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट है जो स्वेट है वो हवा में वेपराइज हो जाए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इतनी हीट की उससे वो वेपराइज हो गया, ठीक है। तो उसको भी कैलकुलेट कर लेता है कौन, डायरेक्ट कैलोरीमीटर। एग्जैक्ट बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट देता है डायरेक्ट कैलोरीमीटर। बट प्रैक्टिकल बात करें ना, क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, प्रैक्टिकली अगर हमें फॉलो करना है कोई तो इनडायरेक्ट करना पड़ता है, ऐसे कमरे में नहीं रोक सकते किसी को भी, ठीक है। इथिकल भी नहीं है वो थोड़ा। ये प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, ये मोर प्रैक्टिकल है, ठीक है, बात होगी। रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट, ये इसमें ऑक्सीजन और CO2 का देख करके निकल जाता है सब कुछ, जबकि इसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। किसके अंदर, डायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर। बताया ना वो वो आउटर वॉल, इनर वॉल, उसके बाद थर्मोकपल, ग्रेडियंट वाले में, डियाबेटिक वाले में वो वाटर जैकेट और पता नहीं क्या क्या उसमें कमरे के अंदर और क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी, जबकि इसमें सीधा मास्क लगाओ पता लग जाता है उससे, ठीक है। किसमें, इनडायरेक्ट वाले में। रिसर्च ऑन मेटाबॉलिज्म, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कैसे पता लग रहा है डायरेक्ट कैलोरीमीटर से, क्योंकि एनिमल बॉडी रिलीज कर रहा है, सॉरी हीट रिलीज कर रहा है बॉडी से, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहा है। खाना खाया, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट रिलीज करेगा ना, नहीं तो गर्मी अंदर होगी तो ऐसे ही वो मर जाएगा हीट स्ट्रोक से। तो वो रेगुलेशन कैसे चल रहा है उसकी बॉडी का, उसकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। कहाँ से, डायरेक्ट कैलोरीमीटर से, ठीक है साहब। और इसकी तो भाई कुछ नहीं, अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन निकालो, सीधा मल्टीप्लाई करो कैलोरीफिक थर्मल इक्विवेलेंट से, हो गया बस। इस पे मेटाबॉलिज्म ये बता ही दिया, अब कितनी बार बताएं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। कंपैरेटिव स्लॉटर मेथड देख लो यार, 2 मुर्गियाँ ली जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, छोटी थी, बच्चे थे, उठाए, अभी एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, बट आप सपोज करो कि बिल्कुल एक जैसे हैं ये, ठीक है। एक ही उम्र है इनकी, इनके मम्मी पापा भी एक हैं, जेनेटिक्स भी एक है। अगर इनको हम बराबर खाना देते हैं तो एज्यूम करो कि ये बड़े होकर के 2 महीने बाद एग्जैक्ट उतने ही बड़े बनेंगे, ये एज्यूम करना पड़ेगा। हम ट्राई करते हैं बिल्कुल सिमिलर ले, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट 90% तक तो एक्यूरेसी आ ही सकती है ना, चलो ठीक है, ऐसे ही मान के चलते हैं। हमने ऐसे पकड़ लिए जो हमें लगे बिल्कुल 99% या 90% इतना देंगे। एक को काट दिया, उसका खोल करके पूरा कंपोजिशन देख लिया, खोल के बोले तो प्रोटीन, फैट सब कुछ चेक कर लिया, ओवरऑल चेक कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं, फैट निकाला उसको, प्रोटीन निकाला उसको, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ उठाया, पूरा एनर्जी कंटेंट चेक कर लिया स्लोटर करके इसको, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट कितने दिन के लिए इसको खाना खिलाना है, 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, उसको खाना खिलाया, बड़ा किया, काट दिया। उसके बाद हमने इसका फिर से कंपोजिशन ओपन करके इसको चेक कर लिया, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितनी एनर्जी रिटेन हुई है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिटेन हुई है, इससे पता लग जाएगा। कैसे, देखो, दोनों मुर्गियाँ थी, सबसे पहले इनिशियल स्लॉटर हुआ, फिर एक्सपेरिमेंटल पीरियड के दौरान इसको खाना खिलाया गया, इस वाले को, ये मान करके अगर ये जिंदा होती तो इतनी बड़ी हो जाती। फिर फाइनली इसका स्लॉटर किया गया, इसका जो कंपोजिशन था और उसका जो कंपोजिशन है वो निकाल करके हमने उसका किया कंपैरिजन। कंपैरिजन से हमें पता लग गया कि कितनी एनर्जी इसके अंदर रिटेन की है, मेंटेनेंस के लिए कितनी थी, प्रोडक्शन के लिए कितनी थी, एक आइडिया उससे हो जाता है, ठीक है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों वाली बात है, छोटी सी, इतना लिख दिया तो बस समझ जाएंगे, वो आपको आता है। अब ये देख लो कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस मेथड, ठीक है। लाइव लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था इसके ऊपर, बहुत 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 ज़्यादा, फिर भी नहीं समझ में आता, फिर और ज़्यादा टाइम देना पड़ा, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं देंगे। डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो, सिंपली मैं एज्यूम करके चलूँगा। आपका मैथ थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का बैलेंस। जितना भी फीड में जो भी नाइट्रोजन था एनिमल ने लिया, फिर हमने उसको चेक किया कि किधर किधर से आ सकता है नाइट्रोजन, लगा लो यूरिन से आ रहा है नाइट्रोजन, फीकल से आ रहा है, जो भी वो सारा कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद हमें पता लगा 100 ग्राम नाइट्रोजन दिया था, बॉडी के अंदर गया 50 ग्राम, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेंगे उस 50 ग्राम नाइट्रोजन से कितना प्रोटीन बनेगा, 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100/16, या मैं सीधा बोलूँ 50 ग्राम इंटू में 6.25, 300 समथिंग बन जाएगा प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और एज्यूम करके चलते हैं, जो प्रोटीन है उसमें 51.2% कार्बन होता है। अब हमें पता था, हमने कार्बन दिया 100, उसमें से 60 चला गया बाहर, बचा 40, उस 40 में से भी 51.2 तो प्रोटीन से पता लग गया। प्रोटीन कैसे पता लगा था कितना है, नाइट्रोजन के बैलेंस से,
नाइट्रोजन का बैलेंस ओवरऑल बॉडी में कितना था, उसको मल्टीप्लाई किया 6.25 में, जितना बॉडी में बचा था, तो आया प्रोटीन। अब प्रोटीन में हमें पता है 51.25 कार्बन होता है। कार्बन का भी ऐसे अलग से कैलकुलेट कर रहे थे हम। 100 लिया एनिमल ने, 60 बाहर गया, 40 बचा है। अब उसमें से भी 40 में से 51.2 तो कार्बन का ही है, तो 40 का 51.2 निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे, ये मान के कि प्रोटीन में चला गया, और बाकी का जो कार्बन है वो क्या बनाएगा, वो फैट बनाएगा। अगर हमें ये पता हो कि फैट में कार्बन का कितना % होता है, तो हम फैट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमारे पास है। और क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, कितनी बच गई थी, 40 का 51.2, 20 मान लो यार, ऑलमोस्ट 20 चला गया था, 20 बचा हुआ है। तो अगर मैं बताऊं फैट के अंदर 74.6 के आसपास कार्बन होता है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि इस 20 ग्राम से कितना फैट होगा? ऑब्वियसली निकाल सकता हूं। 20 इंटू में 100/74.6 कर देंगे, उसका 100 आ जाएगा निकल करके। ये कुछ ऐसा ही है यार। देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक ही एग्जांपल दूंगा, वो समझ में आ जाएगी। अगर वो चीज़ में नहीं समझ में आती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे नंबर आते हैं एग्जाम में 20, ठीक है, मैंने घर वालों को बोला मेरे 20 नंबर आए हुए हैं, और मेरी परसेंटेज है 10% है मेरी, ये दो चीज़ें मेरे को पता है, तो मेरे टोटल कितने मार्क्स में से नंबर आए हैं वो कैसे निकालूंगा मैं? कितने मार्क्स हैं मेरे? 20 मार्क्स हैं भाई, 20 मार्क्स हैं। परसेंट कितने हैं? 10% है। इसका कितने मार्क्स में से टोटल आए हैं? तो सिंपली मैं 10/100 कर दूंगा ना इसको, या 100/10 करूँ? 100/10, 10/100 नहीं करूँगा, क्योंकि 10/100 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये परसेंटेज निकाल रहा हूँ। परसेंटेज तो ऑलरेडी दी हुई है, 10% है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए जितना भी है, जितना परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑलरेडी ये 10% है, मेरे को तो टोटल नंबर चाहिए, परसेंट नहीं चाहिए। तो परसेंट नहीं निकालनी तो उल्टा कर देंगे, 100/10 कर देंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चली जाती है, तो 10 इंटू में 20 होगा तो 200 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई? तो इसी, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, 1 सेकंड में निकल जाएगा सबको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और नहीं समझ में आता है तो इसको अपने यार दोस्त भाइयों के साथ थोड़ा सा बोलो कि मेरे इसमें से इतने मार्क्स आए, तो इसमें से कितने आएंगे, टोटल कितने मार्क्स होंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको। 2-3 बार करके देखोगे, 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कॉपी पे लिख के देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये भी इसलिए समझा रहा हूँ, ये जूम करके कि मेडिकल वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, मैथ वाले, उनको नहीं समझ में आता। तो अदरवाइज कोई किसी का 10th में भी अच्छा होता है, उसको समझ में आ जाता है। ऐसे करके निकल जाएगा। क्या क्या कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस में, जितना भी फीड था लगा लो, 100 ग्राम नाइट्रोजन था उसमें, एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, उसमें से हुआ 40 बाहर गया, बचा कितना, या चलो 50 चला गया बाहर, नहीं यार 40 मानूंगा मैं, 40 वेस्ट हो गया, बचा कितना, 60 ग्राम बॉडी में बचा। तो 60 ग्राम को मैं 6.25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, 16% बोले तो उसका 100% निकालना है, तो 100/16 करेंगे, और 100/16 क्या होता है, 6.25, तो मैंने सीधा 6.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑलमोस्ट ये 360 प्लस आ जाएगा। कितना प्लस आएगा देख लेना यार। तो ये इतना प्रोटीन हो गया। प्रोटीन की जो वैल्यू आई है, मेरे को पता है कि इसमें से 51.2% जो होती है वो कार्बन होती है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। और मैंने कार्बन भी अलग से कैलकुलेट किया, मैंने 100 ग्राम कार्बन दिया था, उसमें से 50 बाहर हो गया और 50 ही बचा है। तो ये बोलना चाह रहा है जितना भी ये प्रोटीन था ना, कितना था, 50 ग्राम था, इसमें से 51.2% मान लो यार, 50 था तो ऑलमोस्ट 25 मान लो, इज फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। हाँ, 25 तो चलो इसमें ही चला गया, बचा कितना भाई, 25 बचा अब, जो कि फैट में जाएगा। अगर मैं बोलूँ फैट के अंदर 74.6 होता है, क्या परसेंटेज, किस चीज़ का, कार्बन का, और कितना, ये 25 ग्राम है, 25 ग्राम का 74.6 अगर 25 ग्राम है, तो इसका 100 कितना होगा, 25 इंटू में 100/74.6। बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था मार्क्स वाला, मेरे 20 मार्क्स हैं और 10% है, तो कितने टोटल में से आए होंगे, वो चीज़ पता लगी तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड, ठीक है। चलिए, 3 चीज़ें ध्यान रखने की इसमें। 6.25 क्या है, ये नाइट्रोजन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं बोलूँ 16% अगर किसी प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, तो जितनी भी नाइट्रोजन की वैल्यू होगी यहाँ पे, उसको 100/16 से मल्टीप्लाई कर दो उसका ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट निकालने के लिए, या इसको अगर आप डिवाइड करके निकालेंगे तो 6.25 मल्टीपल फैक्टर बन जाता है उसका। 51.2 किस में है, ये कार्बन, उसके प्रोटीन के अंदर क्या है, कार्बन कंटेंट। जितना भी कार्बन 100 ग्राम खाया था एनिमल ने, 50 बाहर निकला, तो जो 50 अंदर एनिमल की बॉडी में बचा था उसमें से भी 51.2 तो गया कहाँ पे,
ऑलमोस्ट 50% गया प्रोटीन में, बचा कितना, 50 में से 50 गया तो ऑलमोस्ट 24 समथिंग बच जाएगा, 25 मान लो क्योंकि 51 था ना ये। तो 25 का अगर मेरे को ये पता है कि फैट में 74.6% होता है कार्बन, तो कार्बन अपना कितना बचा हुआ है, 25 ही मान लो, ऑलमोस्ट 25 बचा हुआ है यहाँ पे, बाकी 25 तो यहाँ पे चला गया। अब ये 74.6 अगर 25 है तो इसका 100 कितना होगा, 25 इंटू में 100 अपॉन 74.6। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैथ अगर आपका ठीक होगा ना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। स्टार्च इक्विवेलेंट और नेट एनर्जी की बात कर लेते हैं अब। स्टार्च इक्विवेलेंट का डेफिनेशन लिख देना, उसका डेफिनेशन लिख देना। नेट एनर्जी का क्या डेफिनेशन होता है, जो एनर्जी अवेलेबल है एनिमल के अंदर फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन, द एनर्जी विच इज फाइनली अवेलेबल और ट्रूली अवेलेबल फॉर द एनिमल फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन, हो गया नेट एनर्जी। स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज द प्योर अमाउंट ऑफ स्टार्च दैट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ फैट एज दैट ऑफ 100 kg ऑफ टेस्ट फीड। ये हो गया डेफिनेशन। ये किलोग्राम में करते हैं इसको, स्टार्च को मैंने बताया था ना, स्टार्च इक्विवेलेंट ऑफ व्हीट ब्रान इज 40 kg, तो क्या मतलब स्टार्च इक्विवेलेंट का यूनिट जो है केजी में आता है, इसका कैलोरीज में आता है, ठीक है। हाँ जी, तो दूसरा क्या है, ये डाइजेस्टिबल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द फीड चेक करता है स्टार्च इक्विवेलेंट। ये मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से निकलता है, कैसे, मेटाबॉलिजिबल एनर्जी से हीट इंक्रीमेंट माइनस करेंगे तो नेट एनर्जी आएगा ना, ठीक है। जबकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर, डाइजेस्टिबल ऑर्गेनिक मैटर देखा जाता है स्टार्च इक्विवेलेंट के अंदर, मेटाबॉलिजिबल का सिस्टम नहीं होता है इसमें। फोकसेज ऑन डाइजेस्टिबल ऑर्गेनिक मैटर विदाउट डिटेल्ड मेटाबॉलिक लॉसेज, जबकि इसमें तो पूरा देखते हैं, फर्मेंटेशन वाला भी निकालते हैं। इन द केस ऑफ रुमिनेंट्स डाइजेशन लॉसेज वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं, नेट एनर्जी तक लाने के लिए पूरा का पूरा सारे लॉसेज को माइनस करना पड़ता है, फीकल एनर्जी को, यूरिन एनर्जी को, फर्मेंटेशन ऑफ गैसेज को, हीट ऑफ फर्मेंटेशन को, हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो ये सारा का सारा माइनस करना पड़ता है तब आता है, जबकि इसमें कोई डिटेल्ड मेटाबॉलिक लॉसेज को हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ये मेंटेनेंस और प्रोडक्शन को कोई सेपरेटली नहीं करता है, जबकि नेट एनर्जी को हम किस में करते हैं, मेंटेनेंस में यूज होगी और प्रोडक्शन में, जबकि इसका ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होता है, इसमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताता है। यूज्ड फॉर एवेल्युएटिंग एनर्जी कंटेंट इन रूमिनेंट डाइट, ठीक है। ये रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट दोनों में यूज करते हैं नेट एनर्जी वाला। ये यूजुअली स्टार्च इक्विवेलेंट जो होता है यूजुअली रूमिनेंट्स के अंदर करते हैं। ये यूरोपियन सिस्टम मैंने बताया था, ये यूएसए के अंदर होता है। कुछ नथिंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें जो समझ में नहीं आया होगा। मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, लाइव लेक्चर में कभी बच जाओ तो पूछ लेना, तो बता दूंगा। नहीं तो डाउट सेशन होते हैं उसके अंदर बता देंगे, ठीक है। अभी फिनिश हो ही गया है बस लेक्चर, 10 मिनट का और बचा है मैक्सिमम। अब डाइजेस्टिबल और मेटाबॉलिजिबल एनर्जी की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिबल का डेफिनेशन लिख देना, मेटाबॉलिजिबल का लिख देना, उसके बाद ये फार्मूला लिख देना। ग्रोस में से फीकल माइनस करेंगे डाइजेस्टिबल आएगा, और डाइजेस्टिबल से हम इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो यूरिनरी एनर्जी भी माइनस करनी पड़ेगी और गैसेस भी माइनस करनी पड़ेंगी। कौन सी गैसेस, जो फर्मेंटेशन से निकलती हैं, किस में निकलती हैं, रूमिनेंट्स में निकलती है। कौन सी गैस होती है मेजर, मीथेन। वेरी गुड। एप्लीकेशन फिर डाइजेस्टिबिलिटी चेक करने के लिए निकालते हैं कि यार डाइजेस्टिबल एनर्जी क्या बोलना चाह रहा है। बेसिकल मैंने बताया ना, डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल से निकलती है, क्या बोलना चाह रहा है, कितना खाया, कितना बाहर निकल गया और अंदर कितना बचा, तो डाइजेस्टिबिलिटी की बात कर रहा है ना ये। तो एप्लीकेशन किसमें है, डाइजेस्टिबिलिटी को चेक करने के लिए निकालते हैं। इसमें जो मेटाबॉलिजिबल एनर्जी है फॉर एक्यूरेट डाइट फार्मुलेशन के लिए, कितना उसको फीड दें तो इतने इतने लॉसेस हो जाएंगे आखिरी तक, तो मेटाबॉलिजिबल तक कितने बचेंगे जा करके, उसको फीड में उस तरीके से इसको फार्मुलेशन में ये हेल्प करता है। वो जो लॉसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं इसके अंदर, फीड फार्मुलेशन के अंदर, ठीक है। उसमें सिंपली डाइजेस्टिबली बात घुमा फिरा के एक ही थोड़ा सा ही डिटेल में आ रहा है। मेटाबॉलिजिबल वाला, जो डाइजेस्टिबल वाला है वो पहले ही हो जाता है, इसमें से भी फर्दर लॉस होते हैं तो फिर मेटाबॉलिजिबल मिलता है। ये मोर एक्यूरेट है ये वाला मेटाबॉलिजिबल, ये थोड़ा लेस एक्यूरेट है, ये पॉइंट लिख सकते हो आप, ठीक है। और ग्रोस एनर्जी का कुछ पार्ट होता है डाइजेस्टिबल, और डाइजेस्टिबल का भी कुछ पार्ट होता है मेटाबॉलिजिबल। कितना मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के 82%। 82% को क्या लिख सकते हैं, 0.82 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी का भी 82% निकालना है तो यही तो हुआ ना 82%। अगर किसी भी चीज़ का निकालना है, एक्स का निकालना है तो ऐसे करते हैं ना अपन। इसको मैं ऐसे लिख दूं या मैं इसको लिख दूं 0.82 इंटू में एक्स, एक ही बात है। तो ये इन्होंने रिलेशन बता दिया दोनों का, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इतने सिंपल है ना। मेरे को पढ़ाते हुए भी ये हो रहा है, क्यों बता रहा हूँ मैं। मेटाबॉलिजिबल एनर्जी और नेट एनर्जी देख लो, ये मोर एक्यूरेट है थोड़ी, ये लेस एक्यूरेट है। डेफिनेशन लिख देना, इसकी डेफिनेशन लिख देना, ये फार्मूला लिख देना, फार्मूला लिख देना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है,
ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ हीट लॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि ये हीट लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। मेटाबॉलाइजेबल ये लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में यूज करते हैं, जहां पे एक एक ग्राम का दाना देखना होता है। एग्जैक्ट भैया एग्जैक्ट बता दो एनिमल में कितनी नेट एनर्जी फाइनल बचेगी सारे लॉसेस के बाद, ताकि उतनी ही फीड के अंदर उसके हिसाब से फीड फॉर्मुलेशन किया जाए। हाईली परफॉर्मेंस जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर हम नेट एनर्जी को यूज करते हैं। मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी को अपन ठीक ठाक में भी यूज कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी जहाँ पे नहीं चाहिए होती है। अब डिफरेंस बताना है, ऐसा ही बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूरेसी आपको बता ही दिया, ये ऑब्वियसली लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट रहेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें और हीट इंक्रीमेंट वाला लॉस भी इसमें से माइनस कर देते हैं, तो बेसिकली फाइनल यही आता है। इसका रिलेशन वही जो पिछली स्लाइड में बताया था, डाइजेस्टिबल एनर्जी का 82%, और ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, सारे हीट लॉसेस को भी माइनस करके, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ये मोर एक्यूरेट है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो साहब आपका लेक्चर हुआ फिनिश। ये सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड कर सकते हैं लेक्चर देखने के बाद। अब मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन जल्दी से, एक दो पढ़ूंगा चलो। हाउ इज फीड एनर्जी पार्टीशनड विद इन द एनिमल बॉडी, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी रिटेंशन इज मेजर्ड बाय कार्बन एंड नाइट्रोजन स्टडीज। ठीक है, क्लियर है, बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फैक्टर बताए थे, कौन से फैक्टर बताए थे मैंने, 6.25 वाला, 51.2 वाला और 74.6। किस में क्या होता है पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से बता चुका हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर लिख देंगे, वेरियस सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग द एनर्जी वैल्यू फीड इन द मिनट लिख देंगे, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, ग्रोस एनर्जी, मेटाबॉलिजिबल, डाइजेस्टिबल, नेट। उसके बाद दो सिस्टम और बताए थे, टीडीएन और स्टार्च इक्विवेलेंट। ठीक है साहब, अब आ जाओ इस पे टीडीएन के बारे में ब्रीफ की, क्या तुम तो पूरा ही लिख दोगे उसको, आई एम क्वाइट श्योर। डिफरेंशिएट आपने पढ़ लिया, स्टार्च इक्विवेलेंट, नेट एनर्जी का, डाइजेस्टिबल, मेटाबॉलिजिबल का, और मेटाबॉलिजिबल और नेट का। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ फूड एनर्जी इन द बॉडी ऑफ लैक्टेटिंग काउ लिख दोगे भाई। एफसीएम वाला भी है उसमें, अगले चैप्टर में यूनिट में पढ़ेंगे तो वो वाला फार्मूला बता दूंगा, वो भी ऐड कर देना, बाकी सारे तो लिखने हैं सिस्टम्स, ठीक है। एनर्जी वही कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस आ गया। उसके बाद क्या आया, वही सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग द एनर्जी वैल्यू, कौन से, वही सेम वही कहानी, ग्रोस एनर्जी, डाइजेस्टिबल, मेटाबॉलिजिबल, नेट, टीडीएन, स्टार्च इक्विवेलेंट, सब लिख देना, ठीक है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कैलोरीमीटर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में एडियाबेटिक और ग्रेडियंट कैलोरीमीटर, और इनडायरेक्ट वाले में क्या बताया था, इनडायरेक्टली रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से करते हैं, थर्मल इक्विवेलेंट निकालते हैं, कौन से तरीके से, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, CO2 कितना रिलीज हुआ, उन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से पता लगा कौन सा न्यूट्रिएंट था, 1 वैल्यू है तो कार्बोहाइड्रेट की RQ1 होती है। थर्मल इक्विवेलेंट कार्बोहाइड्रेट का 4-5 किलो कैलोरी के बीच में होता था। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, 100 लीटर किया था, तो उससे मल्टीप्लाई करके उसका थर्मल इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो बेसिकली उसका हीट निकाल दिया, इनडायरेक्टली निकाला। उसके कितने तरीके थे, ओपन सर्किट, मतलब कितने टाइप का होता है इनडायरेक्ट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, वो समझाया था आपको, ठीक है साहब। अब आ जाओ, ये एक दो क्वेश्चन हो रहेगा। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप, ये यार हो गया ना, अब कितनी बार पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ नहीं रहा हूँ मैं कितनी बार, क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। ये देखो, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। यही कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस वाला आया, ठीक है साहब। फिर वेरियस सिस्टम वही, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलोरीमीटर वही, फिर मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन में और एंड्रोजीनस यूरेनियम नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस होता है, ये नहीं डिस्कस किया, ये भी बता देता हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टीडीएन लिख दोगे। डिस्क्राइब द पार्टीशनिंग ऑफ फूड एनर्जी, देख रहे हो, डिफाइन द टर्म टीडीएन एंड डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द टीडीएन। देखो कितनी बार टीडीएन आया, इसलिए चिल्ला के बता रहा था, पढ़ लो, समझ लो। हाँ, अपना शायद ये MFN और EUN वाला बचा है खाली, इस स्लाइड में है ही नहीं शायद, डोंट वरी, बिना स्लाइड के पढ़ाया जाएगा आपको। सिंपल सा देख लो, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन और एक होती है ये मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन है, ये है एंडोजीनस यूरिनरी नाइट्रोजन, ठीक है। अब MFN क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन, जो फीसिस में नाइट्रोजन मिलती है वो, अगर वो बहुत ज़्यादा मिल रही है तो यानी कि रिटेंशन नहीं हो पा रहा है नाइट्रोजन का, या तो बॉडी को नीड नहीं है, या जो अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है, डायरिया एनिमल को परेशानी है, इंटेस्टाइन खराब है उसकी, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं, ठीक है। डायरेक्टली उसको फीड से नहीं निकालते, इनडायरेक्टली निकालते, जो पहले फीड खा लिया तो उसके बाद जो चल रहा है लंबे समय तक, उसको हम निकालते हैं मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन में। ऐसा नहीं कि फीड खिलाया उसके बाद देख रहे हैं सीधा, तो इसलिए हम बोल देते हैं इनडायरेक्टली निकालते हैं उसको। और एंडोजीनस यूरिनरी नाइट्रोजन क्या होता है, एंडोजीनस मतलब इनसाइड द सेल जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जो अपनी सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसमें टर्नओवर होता रहता है प्रोटीन का। प्रोटीन खाओ या प्रोटीन ना खाओ, प्रोटीन का टर्नओवर अपनी सेल में चलेगा, अपने खुद के प्रोटीन तोड़ करके चलेगा, वो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। तो उस प्रोटीन जब मेटाबॉलिज्म चलता है उसको एक बोलते हैं बेसलाइन
प्रोटीन टर्नओवर, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोटीन खाओ ना खाओ वो तो निकलेगा ही निकलेगा भाई, उतना नाइट्रोजन तो वेस्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो मिनिमम वो नाइट्रोजन वेस्ट आपका कहाँ से निकलेगा, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन अगर वेस्ट लगा लीजिए, उसको निकाल दिया, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे टेबल पे गिरेगा के जाके, सेल से बाहर निकलेगा तो ब्लड में जाएगा। और ब्लड से कहाँ से निकलेगा वो, यहाँ से नहीं, वो किधर से निकलेगा, ब्लड से जाएगा फिल्टर होकर के किडनी में, किडनी से बाहर जाएगा कहाँ, यूरिन से। तो यूरिनरी, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोजीनस यूरिनरी नाइट्रोजन। जो इनसाइड द सेल एंडोजीनस जो भी प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्रोटीन टर्नओवर हो रहा है, उसमें से जो वेस्ट नाइट्रोजन है वो बाहर निकल के ब्लड में आता है, उसके बाद वो बाहर जाता है। बेसलाइन क्या होता है, प्रोटीन खाओ ना खाओ मिनिमम इतना नाइट्रोजन तो बाहर आना चाहिए, ठीक है, तो बेसलाइन होता है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो गड़बड़ है, एनिमल में जेनेटिक में प्रॉब्लम है, हो सकता है फीड ज़्यादा खा रहा हो सकता है उसका जो मैकेनिज्म चल रहा है उसमें कोई म्यूटेशन हो गया हो, टर्नओवर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा मतलब पता लग जाता है किससे, एंडोजीनस यूरिनरी नाइट्रोजन की वैल्यू देख करके। और मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन से क्या पता लगता है, अगर ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब या तो अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या प्रोटीन एनर्जी का रेशियो सही नहीं है, या एनिमल की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी आ रही है तो मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन की, अगर कम आ रही है तो मतलब हो सकता है उसमें काफ़ी लंबे समय से उसने डाइट ही नहीं ली है ऐसी। तो ये MFN और EUN का था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो मेन कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट थे। मैंने 2-3 पॉइंट स्टार्टिंग में बता दिया आपको, बाकी अभी कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट भी लिख के आओगे तो भी चलेगा। और बाकी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, तो नोट्स में मिल जाएगा, तो उसमें 5-6 पॉइंट है, होपफुली आपको सारे याद हो जाएंगे। बट कभी भी ये मत सोचा करो कि पूरे 6 पॉइंट याद करने हैं, इतना माइंड लॉजिकली एक्सेप्ट करता है ना, और आपको लगता है कि ये पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है फिर से, तो उतने ही पॉइंट, अगर आपको लगता है रिपीटिशन आपका चाहे लॉजिक हो भी उसमें, बट आपका दिमाग अगर लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आपको लग रहा है कि नहीं इन 2 पॉइंट्स का मतलब यही है, तो डिलीट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन में, उसको डिलीट कर दो। 6 की जगह आप 4 पॉइंट यूज कर लो, ठीक है। कोई नहीं आपको बोलेगा कि नहीं हमें 6 पॉइंट चाहिए डिफरेंस के, 6 बताओ। जितने जेन्युइनली निकलते हैं, जेन्युइनली वही 4 पॉइंट निकलते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है बिल्कुल एकदम से, हाँ यार ये डिफरेंस डेफिनेशन का, फार्मूले का, मेजरमेंट का, एप्लीकेशन का हो गया ना। अब तो ज़बरदस्ती वाले पॉइंट होते हैं, ज़बरदस्ती वाले आप खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा, बड़ी खुशी हुई मुझे भी, और मेरा भी गला सूख चुका है बिल्कुल बोल बोल करके। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए बनाया था ताकि जो ये लेक्चर हमारा 6-7 घंटे में चला गया था लाइव इंटरेक्शन में, समझा करके उसको कंपाइल करके बनाया जा सके, कोई नया अगर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो उसको जल्दी से कवर कर सके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कोई भी क्वेश्चन रहेगा यू कैन आस्क मी ऑन द लाइव लेक्चर एज वेल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।